हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक वंस अगेन। प्यारे बच्चों, सुप्रभात। एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज हम मोल कंसेप्ट के 6th लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। 6th लेक्चर में एंटर कर चुके हैं, ठीक है। और आज के लेक्चर हम क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों? कल मैंने आपको बता दिया था कि आज के लेक्चर में हम मूलानुपाती सूत्र और अनुसूत्र पढ़ने वाले हैं, ठीक है। पर उससे पहले हम थोड़ी सी बात करेंगे घनत्व का, ठीक है। तो चलो फटाफट स्टार्ट करते हैं बच्चों, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, ठीक है। तो मैं अपना स्क्रीन को आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। जस्ट वेट फॉर ए वाइल। यस, ये स्क्रीन को हमने कर लिया शेयर, ठीक है। चलो जस्ट वेट। यस, तो सबसे पहले हम आज बात करेंगे बेटा घनत्व की, ठीक है। और उसके बाद फटाफट हम अनुपाती सूत्र और अनुसूत्र की बात करेंगे और उसका हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चलो, तो वी आर टुडे इन द जस्ट वेट ये कहाँ चले गए? यस, ठीक है। बस एक मिनट, जस्ट ए मिनट। ये थोड़ा बेटा हैंग कर रहा है, 2 मिनट रुक जाओ। ठीक है, तो आज हम बच्चों आ चुके हैं मोल कंसेप्ट के लेक्चर नंबर 6 में आ चुके हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा घनत्व की बात करेंगे, ठीक है। तो घनत्व की बात हम किस में करेंगे? तो देखो, सबसे पहले हम इसको 2 भाग में बांटते हुए चलेंगे, ठीक है। पहला हम पढ़ेंगे किसके लिए? ठोस एवं द्रव, ठीक है। किसके लिए पढ़ेंगे बेटा? ठोस एवं द्रव अवस्था। ठोस एवं द्रव अवस्था में हम किसी पदार्थ का घनत्व कैसे निकालेंगे? ठोस एवं द्रव अवस्था में किसी पदार्थ का घनत्व, ठीक है। ठोस एवं द्रव्य अवस्था में किसी पदार्थ का घनत्व हम पहले निकालने जा रहे हैं, ठीक है। चलो कैसे निकालेंगे? जस्ट वेट, इसको मैं जूम कर लूं, ठीक है। चलो ये भी हो गया। तो ठोस एवं द्रव अवस्था में किसी पदार्थ का घनत्व हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। और घनत्व होते हैं कितने प्रकार के, ठीक है। तो पहला, इसका जो भाग होता है ये 2 भाग में वर्गीकृत होता है, ठीक है। पहला होता है बेटा निरपेक्ष घनत्व होता है। पहला क्या होता है बेटा? निरपेक्ष घनत्व होता है, ठीक है। निरपेक्ष घनत्व, इसको हम किससे डिनोट करेंगे बेटा? रो से डिनोट करेंगे, ठीक है। निरपेक्ष घनत्व इसको हम किससे डिनोट करेंगे? रो से डिनोट करेंगे। इसको निकालने का तरीका क्या होता है? इसको निकालने का तरीका होता है पदार्थ का भार बटा पदार्थ का आयतन, मास पर यूनिट वॉल्यूम। बचपन से आप पढ़ते आते हो, ठीक है। उसी को मैंने हिंदी में लिख दिया है, पदार्थ का भार बटा पदार्थ का आयतन। यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा बेटा? निरपेक्ष घनत्व मिल जाएगा। किसका? तो निरपेक्ष घनत्व उस पदार्थ का जो या तो किस अवस्था में हो, या तो ठोस अवस्था में हो, या तो द्रव अवस्था में। उसी के लिए क्या करोगे? ये सूत्र आप लगाओगे, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं इसके इकाई की बात करूं, तो इसका इकाई क्या होता है बेटा? देखो, ऊपर क्या है? भार है, और नीचे क्या है बेटा? आयतन है। भार है ऊपर, आयतन है नीचे। मतलब क्या हो जाएगा? अगर आप एसआई यूनिट में चलोगे, ठीक है, तो भार के लिए क्या लिखोगे? किलोग्राम। आयतन के लिए क्या लिखोगे? मीटर क्यूब लिखोगे। या अगर आप सेंटीमीटर सीजीएस यूनिट यूज करोगे तो ऊपर क्या लिखोगे? वेरी सॉरी, ऊपर भार है ना, कोई बात नहीं। ऊपर भार है तो भार के लिए क्या लिखोगे बेटा? ग्राम लिखोगे सीजीएस यूनिट में, सेंटीग्राम सेकेंड यूनिट में, ठीक है। और नीचे है आयतन। आयतन के लिए आप क्या लिखोगे बेटा? सेंटीमीटर क्यूब लिखोगे। या अगर आपको थोड़ा सा ध्यान हो तो इसी सेंटीमीटर क्यूब को हम और क्या बोलते हैं? एमएल भी बोलते हैं। तो ग्राम पर एमएल में भी इसको आप लिख सकते हो, दर्शाया जा सकता है, ठीक है। तो ये होता है बेटा निरपेक्ष घनत्व होता है, ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोल देते हैं? ध्यान दीजिएगा, एब्सोल्यूट, बता देता हूँ आपको, एब्सोल्यूट डेंसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट डेंसिटी बोलते हैं, ठीक है। चलो ये तो एक प्रकार की घनत्व हो गया, ठीक है। दूसरा घनत्व जो होता है वो होता है बेटा आपका सापेक्षित। क्या होता है? सापेक्षित घनत्व। दूसरा घनत्व क्या है बेटा आपका? सापेक्षित घनत्व होता है, ठीक है। इसको अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बेटा रिलेटिव डेंसिटी। क्या बोलते हैं इसको अपन? रिलेटिव डेंसिटी बोलते हैं, ठीक है। अब देखो, नाम में पता चल रहा है सापेक्षित घनत्व यानी रिलेटिव डेंसिटी, मतलब अपन फिर से डेंसिटी निकालने वाले हैं।
फिर से अपन डेंसिटी की बात करेंगे, पर किसी के संदर्भ में बात करेंगे, किसी के रिलेटिवली हम क्या करने वाले हैं, एक पदार्थ का घनत्व तो हम निकालने जा रहे हैं, एक पदार्थ के घनत्व की बात कर रहे हैं, पर किसी दूसरे पदार्थ के संदर्भ में, रिलेटिव टू द अदर सब्सटेंस। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमको ये जानना जरूरी है कि किसके रिस्पेक्ट में, किसके संदर्भ में, किसके सापेक्ष में हम क्या करने जा रहे हैं, घनत्व निकालने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखो सापेक्षिक घनत्व जो होता है ये बेसिकली क्या होता है, एक अनुपात होता है, दो घनत्वों का क्या होता है, ये अनुपात होता है। ठीक है, तो अब देखो इसको निकालेंगे कैसे, तो सापेक्षिक घनत्व बेटा ऊपर हम लिखते हैं निरपेक्ष घनत्व, ऊपर हम क्या लिखेंगे, निरपेक्ष घनत्व, ऊपर तो ही रहेगा आपका निरपेक्ष घनत्व ही रहेगा, मतलब कि आपका एब्सोल्यूट डेंसिटी ऊपर रहेगा जो आपने यहाँ पर निकाला है, और नीचे आप लिखते हो जल का 4 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर, 4 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर घनत्व। क्लियर है यहाँ तक? तो आप अगर आपसे पूछा जाए कि सापेक्षिक घनत्व, किसी पदार्थ का आप सापेक्षिक घनत्व कैसे निकालोगे, किसी भी पदार्थ का सापेक्षिक घनत्व कैसे निकालोगे, तो आंसर क्या होगा बेटा कि उस पदार्थ का निरपेक्ष घनत्व हम ऊपर लिखेंगे और नीचे हम क्या करेंगे, उसको जल का 4 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर घनत्व नीचे लिखेंगे। ठीक है, और इसी अनुपात को हम क्या बोलते हैं, इसी अनुपात को हम क्या बोलते हैं बच्चों, सापेक्षिक घनत्व बोलते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं इसके इकाई की, तो अब खुद सोचो कि इसकी इकाई क्या होगी, तो ध्यान देना ये तो बेटा एक अनुपात हो गया किसका, घनत्व अपॉन घनत्व का, भले कोई भी घनत्व हो, कैसा भी घनत्व हो, पर इकाई तो बेटा उसका ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ही होगा, ग्राम पर एमएल ही होगा। ठीक है, तो ये तो एक अनुपात हो गया ना, ऊपर भी घनत्व नीचे भी घनत्व, मतलब इकाई घनत्व का इकाई, घनत्व का एक कट जाएगा, तो इसका लिखेंगे हम कोई इकाई नहीं होगा, कोई इकाई नहीं होता है, कोई इकाई नहीं होता है, नहीं होगा, जो बोलना है बोल लो आप। ठीक है, क्लियर? चलो अब आगे बढ़ने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात जो कि आपको पेपर में अक्सर देखने को मिल सकता है, ठीक है, कि सापेक्षिक घनत्व यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं रिलेटिव डेंसिटी, इसी का दूसरा नाम क्या होता है, पेपर में बेटा आप फंस जाओगे। ठीक है, अगर आपको ये सारी चीजें अगर आपको नहीं पता होगी, इसी को हम बोलते हैं बेटा विशिष्ट गुरुत्व भी बोलते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है, इसी को और क्या बोलते हैं, दूसरा नाम यहाँ लिख लेते हैं, दूसरा नाम क्या होता है। ठीक है, इंग्लिश का नाम रिलेटिव डेंसिटी और दूसरा नाम क्या है, विशिष्ट गुरुत्व होता है, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों, स्पेसिफिक ग्रेविटी बोलते हैं। ठीक है, ये आपको यूज होता है, ये टर्म यूज होता है, और अपन जब आगे क्वेश्चंस करेंगे जब अपन कहाँ चले जाएंगे, बिलियन में मोल संकल्पना जब पढ़ेंगे तो यहाँ पर ये टर्म आपको मिलेगा, क्वेश्चन में लिखा हुआ। ठीक है, अच्छा एक और चीज, जल का 4 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर घनत्व कितना होता है, ये फिक्स है बेटा, कितना होता है, 1 ग्राम पर ml होता है। जल का 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर घनत्व कितना होता है बेटा, 1 ग्राम प्रति मोल होता है। ठीक है, चलो तो ये तो हो गया बेटा आपका घनत्व, पर अभी समझो कि ये घनत्व आपने जो है वो किसके लिए देखा है, ठोस अवस्था में उपस्थित पदार्थ का और द्रव अवस्था में उपस्थित पदार्थ का। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अब अपन चलते हैं गैस, एक चीज छूट रहा है इसमें, कौन छूट रहा है इसमें, गैस छूट रहा है। ठीक है, तो अब हम ये गैसीय अवस्था में जो पदार्थ है उनके लिए घनत्व को परिभाषित कर लेंगे। ठीक है, तो अब हम चलते हैं बेटा दूसरे भाग में, गैसीय पदार्थ का घनत्व, गैसीय पदार्थों का घनत्व, ये हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, जो कहानी ठोस और द्रव के लिए हुई वही कहानी गैस के लिए भी होगी। वहां पे अपने 2 प्रकार का घनत्व पढ़ा है। ठीक है, एक पढ़ा निरपेक्ष, एक पढ़ा है सापेक्षिक घनत्व पढ़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे भी 2 चीजें होंगी। तो पहला भाग यहाँ भी अपन क्या लिखेंगे, निरपेक्ष, पहला भाग यहाँ पर भी अपन क्या लिखेंगे, निरपेक्ष, ये न है ना, निरपेक्ष घनत्व, पहला भाग यहाँ भी वही रहेगा, निरपेक्ष घनत्व ही रहेगा। ठीक है, निरपेक्ष घनत्व। ठीक है, चलो तो निरपेक्ष घनत्व यहाँ पर हम कैसे निकालेंगे, जिसको हम यहाँ पर या तो डी से डिनोट करते हैं, कभी कभी रो से भी आपको मिल सकता है, लेकिन ज़्यादातर जो आपको मिलेगा वो डी से ही चिन्हित अंकित किया हुआ मिलेगा। ठीक है, ये क्या होता है, तो ये होता है बेटा, ये होता है गैस का भार, क्योंकि गैसीय अवस्था के लिए सिर्फ लागू होगा ये, तो गैस का भार बटा गैस का आयतन। ठीक है, गैस का भार ऊपर लिखोगे और गैस का आयतन नीचे लिखोगे। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो अगेन देखो, अब मैं आपसे अगर पूछूं इकाई इसका पूछूं,
क्योंकि देखो यार घनत्व तो क्या होता है, भार बटा आयतन ही तो होता है। तो फिर बोलोगे कि सर इसका आपने अलग से फॉर्मूला क्यों बनाया है, अलग से क्यों लिखा है, उसी ठोस और द्रव में क्यों नहीं बता दिया? इसलिए बेटा क्योंकि इसमें अपन क्या करेंगे, गैस में आदर्श गैस मानते हुए उसमें आदर्श गैस समीकरण यूज करके ही यहाँ का निरपेक्ष घनत्व तो निकालते हैं। ठीक है, हालांकि ये अभी भी क्या आपका भार बटा आयतन ही है, तो इकाई अभी भी क्या होगा बेटा, भार के लिए किलोग्राम अगर आप ऐसा यूनिट में चलोगे तो, और आयतन के लिए मीटर क्यूब। ठीक है, ठीक है, पर जनरली ये आपका यहाँ पर यूज नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर आपका सीरियस यूनिट में क्या यूज होगा, ग्राम, मतलब क्या इकाई होगा, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, या आप बोल लो ग्राम पर ml। ठीक है, ये आप ज़्यादातर यूज करोगे। ठीक है, हालांकि किलोग्राम पर मीटर क्यूब भी गलत नहीं है। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पर कि ये जो गैस का भार और गैस का आयतन का जो अनुपात आप कैसे निकालते हो, तो इसमें हम क्या लगाते हैं बेटा, आदर्श गैस समीकरण लगाते हैं, PV = nRT लगाते हैं। ठीक है, ये सबको पता होगा, बच्चे को पता है आदर्श गैस समीकरण क्या होता है, PV = nRT। ठीक है, तो P × V = क्या, आप इस n जो मोल की संख्या उसको आप लिख सकते हो, भार, गैस का भार बटा गैस का अणुभार × R × T। अब खुद सोचो, अगर मैं यहाँ से W/V का अनुपात निकाल लूँ, W क्या था आपका, गैस का भार, ठीक है, और ये V क्या आपका, गैस के द्वारा घेरा गया आयतन। ठीक है, चलो तो W/V का रेशियो अगर मैं निकाल लूँ तो ये क्या हो जाएगा बेटा, PM/RT हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है? और यही क्या है आपका, इसी को हमने बोल रखा है D बोल रखा है। ये जो D लिखा है ना, निरपेक्ष घनत्व, यही तो D है बेटा। कैसे, तो गैस का भार है, गैस का क्या आयतन है, जो किसके बराबर हो गया है, PM/RT, जहाँ पर M क्या है, अणुभार। ठीक है, गैस का क्या है बेटा, आपका अणुभार है, गैस के लिए क्या है, ये अणुभार है। T क्या है आपको पता ही है, ताप है, किसमें, केल्विन में। R क्या है आपको पता है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ये क्या होता है बेटा, आपका यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट हो तो गैस स्थिरांक होता है। ठीक है, जिसकी मान हम आगे पढ़ेंगे हर एक इकाई में, जूल, मोल इनवर्स, केल्विन इनवर्स। ठीक है, कैलोरी, मोल इनवर्स, केल्विन इनवर्स, लीटर एटीएम, मोल इनवर्स, केल्विन इनवर्स, लीटर बार में पढ़ेंगे, ये अपन आगे पढ़ेंगे। ठीक है, P क्या है बेटा, यहाँ पर दाब है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के अगर मैं बात करूं तो निरपेक्ष घनत्व जो कि जिसकी इकाई क्या है, अगेन फिर से ग्राम पर ml है, उसको निकालने का सिंपल तरीका है D = PM/RT। ये सूत्र आ गया। हालांकि ये D = PM/RT कहाँ से आया है, ये आया है गैस के भार बटा गैस के आयतन अनुपात से ही आया है। कैसे, वो मैंने आपको यहाँ एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अब आगे चलते हैं, दूसरा। अब आते हैं बेटा, अब हम निकालते हैं सापेक्षिक घनत्व, निकालते हैं गैस के केस में। ठीक है, तो अपन अब आते हैं सापेक्षिक घनत्व में आ जाते हैं। ठीक है, तो दूसरा केस क्या है, दूसरा केस क्या है बेटा, सापेक्षिक घनत्व। दूसरा केस क्या है बेटा, सापेक्षिक घनत्व। ठीक है, तो सापेक्षिक घनत्व यहाँ पे कैसे निकालेंगे, क्या होता है गैसीय अवस्था पदार्थ के लिए। ठीक है, तो देखो है तो वही चीज ना, नाम तो वही ना, सापेक्षिक घनत्व, मतलब फिर से हम गैस का, इस बार गैस का निकाल रहे हैं, तो गैस का घनत्व की बात तो करेंगे, गैस के घनत्व को परिभाषित तो करेंगे, पर किसके रिस्पेक्ट में, तो किसी दूसरे गैस के रिस्पेक्ट में। अब वो दूसरा गैस जो है वो आपका फिक्स है। ठीक है, वो किसके संदर्भ में परिभाषित किया गया है, हाइड्रोजन गैस के संदर्भ में परिभाषित किया गया है। किसके संदर्भ में परिभाषित किया गया है बेटा, हाइड्रोजन गैस के संदर्भ में ही परिभाषित किया गया है। ठीक है, ये बात हमेशा आप ध्यान रखना। जैसे कि वहां पर ठोस एवं द्रव अवस्था में जब अपन ने सापेक्षिक घनत्व परिभाषित किया था, तो किसके संदर्भ में परिभाषित किया गया था, वो जल, 4 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर जल का घनत्व, उसके रिस्पेक्ट में ही परिभाषित किया गया था। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर गैस में किसके रिस्पेक्ट में सापेक्षिक घनत्व परिभाषित किया गया है, कौन होता है, तो वो होता है आपका हाइड्रोजन गैस होता है, H2 गैस होता है। ठीक है, चलो तो मैं अगर इसका सीधा सूत्र लिखूं तो ऊपर सापेक्षिक घनत्व निकालने का अगर मैं सूत्र लिखूं तो ऊपर होता है बेटा गैस का अणुभार बटा, नीचे होता है बेटा कौन से गैस का, तो जिस गैस के सापेक्षिक घनत्व की बात करेंगे, नीचे होता है बेटा H2 गैस का अणुभार। ठीक है, और आपको तो भली भांति पता है ना कि H2 गैस का अणुभार क्या होता है, 2 ग्राम प्रति मोल होता है, 2 ग्राम प्रति मोल होता है। ठीक है, क्लियर? ठीक है, अब देखो ये आया कहाँ से, तो हमको पता है ना, अभी आपने पढ़ा है कि D = क्या होता है, PM/RT होता है। ठीक है, D = PM/RT होता है।
तो उस गैस का अगर आप निरपेक्ष घनत्व लिखोगे तो डी ऑफ गैस, निरपेक्ष घनत्व उस गैस का क्या हो जाएगा, पी इंटू एम ऑफ गैस, अनुभार गैस का बटा आर टी। अगर आप हाइड्रोजन के लिए भी लिखोगे निरपेक्ष घनत्व तो क्या होगा बताओ, पी इंटू अनुभार किसका, हाइड्रोजन गैस का अपॉन आर टी। अगर आप दोनों को भाग दे दोगे, किसको किसको भाग दे दोगे बेटा, तो निरपेक्ष घनत्व गैस का ऊपर लिखे और नीचे हमने लिखा H2 का घनत्व, तो क्या बच जाएगा ये बताओ, पी एम जी अपॉन आर टी होल डिवाइडेड बाई पी एम एच टू अपॉन आर टी। ठीक है, आर टी से आर टी कट जाएगा, पी से पी कट जाएगा। ठीक है, तो बच ही क्या गया बेटा, क्या बच जाएगा, उस गैस का निरपेक्ष घनत्व बटा हाइड्रोजन गैस का घनत्व। ठीक है, कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा गैस का अनुभार बटा हाइड्रोजन गैस का अनुभार, लो आ गया। ठीक है, और यही क्या होता है आपका, यही क्या होता है बेटा आपका सापेक्षिक घनत्व होता है, सापेक्षिक घनत्व होता है, जो कि अभी आपने ऊपर ही पढ़ा था कि जिस गैस के लिए हमको सापेक्षिक घनत्व, जिस गैस के सापेक्षिक घनत्व की बात करते हो उस गैस का निरपेक्ष घनत्व ऊपर, और किसके संदर्भ में परिभाषित करते हो, तो हाइड्रोजन गैस के घनत्व के संदर्भ में परिभाषित करते हो। तो आ गया ना, गैस का अनुभार बटा हाइड्रोजन गैस का अनुभार। ठीक है, और हाइड्रोजन गैस का अनुभार फिक्स है कितना, 2 है। अच्छा नेक्स्ट, अगर मैं इसके इकाई की बात करूं तो इकाई क्या होगा बेटा, तो आंसर इस ऊपर भी है क्या अनुभार, नीचे भी क्या है अनुभार, या सोच लो ऊपर भी घनत्व नीचे भी क्या है घनत्व है, तो कोई इकाई नहीं होगा, कोई इकाई नहीं होगा। ठीक है, या कोई इकाई नहीं होता है। ठीक है, क्लियर। अच्छा, अब अगर आगे आते हैं, अगर मैं बोलूं आपको कि इसका दूसरा नाम क्या है, तो वहां पर हमने क्या बोला था, विशिष्ट गुरुत्व बोला था ठोस एवं द्रव में। ठीक है, पर गैस में वो नहीं चलेगा, गैस में हम क्या बोलते हैं बेटा, इसको वाष्प घनत्व बोलते हैं। ये सारे टर्म्स आपको पहले क्लियर होने चाहिए। ठीक है, ठोस और द्रव में तो हमने क्या बोल रखा था बेटा, सापेक्षिक घनत्व का दूसरा नाम हमने बोला था उसको विशिष्ट गुरुत्व। पर गैस पदार्थ के कंडीशन में आपको सापेक्षिक घनत्व का दूसरा नाम क्या मिलता है, वाष्प घनत्व मिलता है, यानी वाष्प घनत्व बोलते हैं। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। तो बेटा क्या मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, क्योंकि सापेक्षिक घनत्व का दूसरा नाम क्या है, वाष्प घनत्व, और ज्यादातर ये किस नाम से चलता है, वाष्प घनत्व के ही नाम से चलता है, जो कि आपको मिलेगा आगे इस चैप्टर में। ठीक है, तो वाष्प घनत्व क्या हो जाएगा बेटा, गैस का अनुभार, जिस गैस के वाष्प घनत्व की बात करते हो उस गैस का अनुभार कहाँ लिखोगे बेटा, ऊपर लिखोगे, उस गैस का अनुभार कहाँ लिखोगे, ऊपर, और नीचे क्या आ जाएगा 2। ये 2 कहाँ से है, मैं ये 2 डायरेक्टली कहाँ से लिख रहा हूँ, 2 मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि हाइड्रोजन गैस का अनुभार, तो बार बार आपको लिखने की जरूरत नहीं कि H2 गैस का अनुभार, H2 गैस का अनुभार। ठीक है, अब इसको मैं डाल दूंगा एक डब्बे में। ठीक है, गैस का अनुभार बटा 2। ठीक है, इसको मैं डाल दूंगा एक डब्बे में, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लेंगे। ठीक है, स्टार लगा लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये रिजल्ट आपको हमेशा ध्यान में रखना है, हमेशा ध्यान में रखना है। ठीक है, क्यों बोल रहा हूँ ये, क्योंकि देखो यहाँ से अगर आपको क्वेश्चन में वाष्प घनत्व दिया गैस का, आपको किसी गैस का वाष्प घनत्व दिया है, तो उस वाष्प घनत्व से आप गैस का अनुभार ज्ञात कर सकते हो जरूरत पड़ने पर, या अगर गैस का अनुभार दिया है तो जरूरत पड़ने पर आप वाष्प घनत्व उस गैस का ज्ञात कर सकते हो। तो मैं अगर लिखूं क्रॉस मल्टीप्लाई करके, ये सबको पता है, कोई रॉकेट साइंस यहाँ पे नहीं लगा रहा हूँ, सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, गैस का अनुभार क्या हो जाएगा, तो 2 इंटू वाष्प घनत्व, यही तो होगा यार, 2 इंटू वाष्प घनत्व, किसका वाष्प घनत्व, उसी गैस का जिस गैस के अनुभार की बात कर रहे हैं। क्लियर, तो ये आपको एकदम गेट बाय हर्ट रखना है। ठीक है, इस वाले फॉर्मूले को, और अगर ये याद है तो ये तो यार खुद से आप निकाल ही सकते हो। ठीक है, चलो, तो ये तो हो गई बातें यहाँ तक घनत्व की। ठीक है, अब आगे चलते बेटा, जो कि आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। अब हम क्या शुरू करने वाले हैं, एम्पेरिकल फॉर्मूला, हिंदी में उसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, उसको हम हिंदी में बोलते हैं बेटा मूलानुपाती सूत्र बोलते हैं। ठीक है, यस, मूलानुपाती सूत्र बोलते हैं। तो मूलानुपाती सूत्र क्या होता है, किसको बोलते हैं, देखो, किसी यौगिक में उपस्थित अलग अलग तत्व के परमाणुओं के सरलतम अनुपात को दर्शाने वाले सूत्र को हम मूलानुपाती सूत्र कहते हैं। ठीक है, तो हो सकता है कि आपको डेफिनेशन पढ़ करके कुछ ज्यादा समझ में नहीं आया हो कि ये बोलना क्या चाह रहा है। ठीक है, ये परिभाषा क्या बताना चाह रहा है, इसको मैं आपको उदाहरण के थ्रू अभी बताता हूँ, ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो, कहने का मतलब ये, पहले का फिर से समझो कि देखो हमारे पास क्या है, एक यौगिक है। ठीक है, अब यौगिक में क्या होते हैं बेटा, यौगिक में आपको पता है
कि विभिन्न प्रकार के क्या होंगे, विभिन्न प्रकार के आपके पास क्या होंगे, तत्व होंगे। उस तत्व के परमाणु की संख्या को, उस तत्व के विभिन्न विभिन्न तत्व जो यौगिक में उपस्थित हैं उनके परमाणुओं की संख्या को अगर आप क्या करते हो, सरलतम अनुपात में लिख देते हो तो उसी को हम क्या बोलते हैं, मूलानुपाती सूत्र बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं चलूं तो सबसे पहले, ठीक है, उदाहरण में देख लेता हूं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, बेंजीन की बात करूं, ठीक है, तो C6H6 होता है। ये C6H6 क्या आपका, ये होता है अणुसूत्र होता है, ठीक है। तो देखो इसमें अगर मैं बात करूं तो कार्बन और हाइड्रोजन का अनुपात, पहली चीज की एक यौगिक है, इस यौगिक में देखो दो अलग तत्व के परमाणु होंगे, कार्बन के, एक हाइड्रोजन के, ठीक है। तो अगर मैं कार्बन और हाइड्रोजन तत्व के परमाणु की संख्या का अनुपात निकालूं या लिखूं तो कितना आ जाएगा बेटा, ये 1:6, सॉरी 6:6, वेरी सॉरी 6:6, चेक करो खुद। दो अलग अलग तत्व जो हैं, ठीक है, तो विभिन्न अलग अलग तत्व हैं, उनके परमाणु का अनुपात कितना होगा, कार्बन भी 6 हाइड्रोजन भी 6, तो C:H क्या लिखा है मैंने, 6:6। अब अगर मैं बोलूं बेटा इसको सरलतम भाग में लेके जाना है, सरलतम अनुपात इसका क्या होगा, तो आप सबको पता है, बच्चे बच्चे को पता है, क्या हो जाएगा, 1:1 हो जाएगा। ये जो 1:1 है ये क्या है आपका सरलतम, ये क्या आप बेटा आपका सरलतम अनुपात है, सिंपलेस्ट रेशियो में आपने क्या कर रखा है, इसको परिवर्तित कर दिया। अब यही तो यहाँ पे बोला गया था कि यौगिक के अंदर जितने भी विभिन्न विभिन्न अलग अलग प्रकार के तत्व उपस्थित होंगे, उन तत्व के परमाणु की संख्या को अगर आप सरलता अनुपात में लिख देते हो तो उसी को हम कहते हैं मूलानुपाती सूत्र कहते हैं। तो देखो पहले था 6:6 था अनुपात किसका, तो विभिन्न परमाणु के विभिन्न तत्व के परमाणु का, विभिन्न तत्व के परमाणु की संख्या का अनुपात 6:6 था। सिंपलेस्ट फॉर्म में आपने लिख दिया है 1:1 लिख दिया है। तो इसी से आपका क्या मिल, इसी से जो आप सूत्र बनाओगे वो क्या आपका हो जाएगा बेटा, इंपेरिकल फॉर्मूला कहलाएगा, मूलानुपाती सूत्र कहलाएगा। तो अब देखो कार्बन एक बचा और हाइड्रोजन मतलब 1:1 का अनुपात बचा, तो अब सूत्र क्या हो जाएगा बेटा, CH हो जाएगा। इसी को हम बोलते हैं बेटा इंपेरिकल फॉर्मूला, मूलानुपाती सूत्र बोलते हैं। क्लियर। और ये जो था ना, ये आपका क्या था बेटा, ये था आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यानी कि अणुसूत्र था, ठीक है। फिलहाल अपन फोकस किस पे कर रहे हैं, मूलानुपाती सूत्र, मतलब इस पे आपको फोकस करना है, ठीक है। चलो अगला आते हैं, एक और उदाहरण लेकर के चलते हैं बेटा। अगर मैं बोलूं आपसे ग्लूकोज C6H12O6, तो यहाँ पर बताओ कितने विभिन्न प्रकार के तत्व उपस्थित है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। तो इन विभिन्न उपस्थित तत्व के परमाणुओं की संख्या का अनुपात अगर मैं बोलूं तो कार्बन का कितना 6:2, हाइड्रोजन चेक करो 12, ऑक्सीजन चेक करो 6। तो अगर आप इसका आप सरलतम अनुपात निकालोगे, ठीक है, क्या करने जा रहे हो, इसका सरलतम अनुपात निकालने जा रहे हो, तो क्या हो जाएगा, 6 के पहाड़ा से काटो सबको, 6 के टेबल से 1:2:1, ठीक है, यही होगा। यही आपका क्या है बेटा, सरलतम अनुपात है। और इससे अगर आपने सूत्र लिखा, इससे आपने अगर सूत्र लिखा तो क्या बन जाएगा, C1H2O1। और यही क्या कहलाएगा, तो फिर यही आपका क्या कहलाएगा बेटा, इंपेरिकल फॉर्मूला कहलाएगा, मूलानुपाती सूत्र कहलाएगा। क्लियर है यहाँ तक, यही आपका क्या हो जाएगा, मूलानुपाती सूत्र हो जाएगा किसका, ग्लूकोज का। अच्छा ये जो C6H12O6 है ये क्या कहलाएगा, तो आपका ये होता है बेटा आपका अणुसूत्र होता है, ये क्या होता है, अणुसूत्र होता है, ठीक है। तीसरा उदाहरण में अगर बोलूँ, ठीक है, तीसरा उदाहरण अगर मैं बोलूँ बेटा, ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो कि हमारे पास क्या है, H2O2 है, H2O2 है, ठीक है। ये होता है बेटा हाइड्रोजन परऑक्साइड होता है। तो ये हाइड्रोजन परऑक्साइड का अणुसूत्र है, H2O2 जो है ना वो क्या है, हाइड्रोजन परऑक्साइड का अणुसूत्र है, ठीक है। अब देखो इसमें कौन कौन से अलग अलग तत्व उपस्थित हैं, तो एक है बेटा यहाँ पर हाइड्रोजन और एक है यहाँ पर ऑक्सीजन, ठीक है, एक है हाइड्रोजन एक है ऑक्सीजन, ठीक है। इनके तत्वों की संख्या का अगर आप सरलतम अनुपात लिख देते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो इसका तत्वों का इनके अंदर उपस्थित तत्वों के परमाणु का सरलतम अनुपात क्या हो जाएगा, 2:2। सरलतम भाग से अगर लिखोगे तो क्या हो जाएगा बेटा, ये 1:1 हो जाएगा। और 1:1 मतलब इसका मूलानुपाती सूत्र क्या हो जाएगा, HO या OH, जो बोलना है बोलना, ठीक है। यही होता है इसका इंपेरिकल फॉर्मूला, यही क्या होता है बेटा इसका इंपेरिकल फॉर्मूला, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। अब ध्यान दो, यहाँ पर ये जो है सब अणुसूत्र है, अणुसूत्र है, अणुसूत्र, और इधर क्या है बेटा आपका मूलानुपाती सूत्र, मूलानुपाती सूत्र और मूलानुपाती सूत्र। क्लियर। अभी तक कैसा चल रहा है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और इंपेरिकल फॉर्मूला दोनों क्या है, अलग अलग दिख रहे होंगे, ठीक है। भले अलग अलग करने का मतलब कि जो आपके तत्व के
तत्व के जो आपके परमाणु हैं उनकी संख्या क्या है, अलग अलग दिख रही है। ठीक है, मतलब एक है कि सही संख्या में आपको दिखा रहा है, सही संख्या परमाणु दिखा रहा है, परमाणु की सही संख्या, और एक क्या है, सरलतम अनुपात में दिखा रहा है। ठीक है, ऐसा क्या हो सकता है, क्या कभी ऐसा हो सकता है बेटा कि अणुसूत्र और मूलानुपाती सूत्र दोनों एक समान हो जाए, अणुसूत्र और मूलानुपाती सूत्र दोनों एक समान हो जाए? क्या कभी ऐसा कंडीशन हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। ऐसा किस कंडीशन में होगा, ये भी मैं आपको बताऊंगा, लिखवाऊंगा। ऐसा उस कंडीशन में होगा जब आप विभिन्न तत्व के परमाणु की संख्या के अनुपात को और सरलतम भाग में नहीं दर्शा सकते हो, मतलब पहले से ही वो क्या है, सरलतम भाग में है। ठीक है, उसको आप और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर लिखूं यहाँ पर बेटा मेथनॉल लिखूं, ठीक है, मेथनॉल, मिथाइल अल्कोहल, ये मिथाइल अल्कोहल मेथनॉल का क्या है बेटा, अणुसूत्र है। ठीक है, अब अगर इसमें देखोगे तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ऐसा क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, CH4O, क्या ऐसा लिख सकता हूँ? अरे हाइड्रोजन 3 है और एक 4 है, तो हमने इकट्ठे एक साथ जोड़ के लिख दिया CH4O, इस रूप में लिख दिया। ठीक है, चलो, तो अब अगर आपको बोला जाए यहाँ से अनुपात, तो अनुपात चेक करो, कार्बन का होगा, हाइड्रोजन का होगा और ऑक्सीजन का होगा। 3 विभिन्न प्रकार के क्या है, तत्व हैं, उनके परमाणुओं का अनुपात देख लो, क्या हो जाएगा, कार्बन 1, हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 1। ठीक है, अब देखो ये जो आपने अनुपात निकाला है, अगर आप इसको सरलतम भाग में लेके जाने की कोशिश करोगे तो ये उतना ही मिलेगा बेटा। आप इसको और तोड़ सकते हो क्या? नहीं तोड़ सकते हो ना, ये आपको उसी भाग में मिलेगा, क्योंकि ये पहले से ही सरलतम रूप में था। इसको आप आगे सरलतम रूप में लेके नहीं जा सकते, तो एज इट इज कॉपी कर लेंगे, और जब एज इट इज कॉपी हो जाएगा तो फिर से सूत्र क्या बन जाएगा, CH4O ही बनेगा, CH4O ही बनेगा। इसी को हम क्या बोलेंगे बेटा, एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो आप चेक करो कि यहाँ पर क्या हो रहा था कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या था, डिफरेंट था। मतलब एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या था, सिंपलेस्ट रेशियो में एक्सप्रेस करने के बाद क्या हो रहा था, अणुसूत्र से अलग दिख रहा था। पर यहाँ पर क्या हो गया बेटा, यहाँ पर ऐसा हो गया है कि एम्पेरिकल फॉर्मूला जो है वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के जैसा ही पद चिन्हों को फॉलो किया, जो बोलना बोल लो, उसके पद चिन्ह पर चल रहा है, उसी के जैसा दिखने लगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो आपके तत्व के परमाणु का जो परमाणु संख्या का जो अनुपात था, ठीक है, परमाणुओं की संख्या का जो अनुपात था वो पहले से ही क्या था, आपका सरलतम रूप में था, उसको आप और सरल नहीं कर पाए, नहीं कर सके। तो ऐसे ही कंडीशन में क्या होगा, मूलानुपाती सूत्र जो है वो अणुसूत्र के समान होने लगता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है यहाँ तक? तो मैं यहाँ पर पहले एक पॉइंट लिखूंगा, ठीक है, एक पॉइंट लिखूंगा, उसके बाद अपन चलते हैं आगे। ठीक है, लिखूंगा, क्या लिखूंगा, यदि यौगिक में उपस्थित विभिन्न तत्व के परमाणु की संख्या का अनुपात, पहले से ही सरलतम रूप में हो, अर्थात इनके अनुपात को और सरल, किनके अनुपात, तो जो आपके तत्व के परमाणु की संख्या है उनकी बात कर रहे हैं, अर्थात इनके अनुपात को और सरल नहीं किया जा सकता, तो क्या हो जाता है बताओ, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पेरिकल फॉर्मूला एक हो जाते हैं, मतलब एक जैसे हो जाते हैं, सेम टू सेम हो जाते हैं, कोई फर्क फिर नहीं हो पाएगा। ठीक है, आप नहीं बता पाओगे, डिस्टिंग्विश नहीं कर पाओगे। ठीक है, दोनों मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पेरिकल फॉर्मूला में। ठीक है, तो ये हो गया बेटा एक बात। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखो यहाँ पर एम्पेरिकल फॉर्मूला में एक खामी होगी कि ये यूनिक नहीं होते हैं, मतलब इनकी अपनी एक अलग पहचान नहीं होती है। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि 2 या 2 से अधिक यौगिक का मूलानुपाती सूत्र जो है वो एक जैसा ही मिलने लगे। कैसे? तो समझो इस बात को। देखो मान लो मैंने लिखा यहाँ पर बेटा,
ग्लूकोज C6H12O6। मैंने क्या लिखा? C6H12O6 लिखा है, ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछूं, फटाफट चलेंगे, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यहाँ पर अगर मैं बोलूं आपसे, जो भी आपके विभिन्न तत्व के परमाणु हैं उनकी संख्या का अनुपात बोलूं तो क्या बोलोगे? 6:12:6, ठीक है। इसका सरलतम अनुपात क्या हो जाएगा ये बताओ? 1:2:1। इस सरलतम अनुपात का अगर यूज करके आपने सूत्र बनाया तो आपको क्या मिल जाएगा बेटा? CH2O मिल जाएगा। यही क्या है बेटा? आपका मूलानुपाती सूत्र है। किसका मूलानुपाती सूत्र है? ग्लूकोज का। इसको हमने बोला है ग्लूकोज, ठीक है। ये ग्लूकोज का अणुसूत्र था, मूलानुपाती सूत्र CH2O, ठीक है। अगर मैं बेटा बात करूं किसका? फॉर्मल्डिहाइड का, HCHO, जिसको हम क्या बोलते हैं? मेथानल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? मेथानल भी बोलते हैं, ठीक है। तो क्या मैं मेथानल को ऐसा लिख सकता हूँ? CH2। देखो देखो, अरे हाइड्रोजन को एक साथ जोड़ के लिख दो ना, 2 हाइड्रोजन है तो यहाँ पर अगर मैं बोलूँ कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या हो जाएगा ये बताओ? तो ये अनुपात हो जाएगा बेटा 1:2:1। किसका? कार्बन का, हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का, ठीक है। ये देखो, ये पहले से ही सरलतम है, ये पहले से ही सरलतम अनुपात में। इसको आप और सरल नहीं कर सकते तो इसको ऐसे ही लिख दो, छोड़ दो इसको ऐसे ही। अब अगर आप इससे सूत्र बनाओगे तो फिर से क्या बन जाएगा बेटा? CH2O ही बनेगा। इंपेरिकल फॉर्मूला किसका? मेथानल का। अच्छा, अगर मैं बात करूं, अभी मैं निष्कर्ष पे नहीं आया हूं ना, अभी सिर्फ ये आप देखो, अभी सिर्फ ये लिखो, मैं निष्कर्ष पे आ रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं बात करूं बेटा किसकी? एसिटिक अम्ल की बात करूं, CH3COOH, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं एसिटिक एसिड, एसिटिक अम्ल बोलते हैं, ठीक है। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ? C2H4O2। इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 कार्बन है तो C2 लिख दिया, 4 हाइड्रोजन है तो, मतलब ये अपनी सहूलियत के लिए। वैसे तो देखो ये यूनिक होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होता है यूनिक होता है, ठीक है। अणुसूत्र यूनिक होते हैं एकदम, ठीक है, वो यूनिक होता है। किसी भी 2 यौगिक का अणुसूत्र एक जैसा नहीं हो सकता, ये बात तो आप मान लो, ये बात आप ध्यान में रखोगे, ठीक है। पर अपनी सहूलियत के लिए हमने लिख दिया C2H4O2, ठीक है। चलो, अब अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात, ठीक है, इनके इन तत्वों के परमाणु संख्या का अनुपात, तो क्या हो जाएगा? देखो तो 2:4:2, यही होगा ना। अब अगर मैं बोलूं बेटा कि सरलता अनुपात से क्या होगा, तो आप लिखोगे 1:2:1। अब यहां से अगर आप मूलानुपाती सूत्र की बात करोगे तो CH2O हो जाएगा आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? अब आप खुद सोचो, देखो अब आप खुद सोचो, यहाँ पर ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H12O6, मिथानल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला HCHO और एसिटिक अम्ल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CH3COOH। मतलब यहाँ से आप अगर देखोगे तो आप क्या बोलोगे कि सारे यौगिक का अणुसूत्र, हालांकि अभी अणुसूत्र पर आए नहीं है, बहुत छोटा सा भाग है, उस पर ज्यादा बुद्धि उसमें नहीं लगानी है। सारे यौगिक का अणुसूत्र अलग अलग है, अलग अलग होता है, या अलग अलग है, ठीक है। क्लियर? पर इधर अगर आते हो, अगर इनको देखते हो, मूलानुपाती सूत्र को देखते हो, तो क्या बोलोगे कि इंपेरिकल फॉर्मूला यानी कि मूलानुपाती सूत्र सबका एक समान हो रहा है। यहाँ पर सबका एक समान, सबका कहने का मतलब आप इस बात का ध्यान रखो कि ये सिर्फ 3 की बात कर रहे हैं, अभी 3 ही यौगिक लिए यहाँ पर, ठीक है। तो अपन ये अभी सिर्फ ये 3 की बात करेंगे, ठीक है। ये मत सोचना दुनिया में जितने यौगिक हैं सबका मूलानुपाती सूत्र एक समान हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ऐसे लिख ही दो यार, तो आप लोग का ना कोई भरोसा नहीं होता है। यहाँ पर सबका सब एम्पेरिकल फॉर्मूला यहाँ पर सबका एक समान है, हाँ, सबका एक समान है, ठीक है। एम्पेरिकल फॉर्मूला सबका एक समान है। क्लियर है यहाँ तक? एम्पेरिकल फॉर्मूला सबका एक समान है, ठीक। क्लियर है यहाँ तक? तो अब आप खुद सोचो, यहाँ से एक निष्कर्ष निकल सकता है। आप खुद सोचो, अगर आपको मैं बोलूँ कि CH2O एक यौगिक है जिसका मूलानुपाती सूत्र क्या है? CH2O है, तो क्या आप बता सकते हो कि वो यौगिक क्या रहा होगा? वो यौगिक ग्लूकोज भी हो सकता है, वो यौगिक मेथानल भी हो सकता है, वो यौगिक क्या हो सकता है? एसिटिक अम्ल भी हो सकता है, क्योंकि सबका एम्पिरिकल फॉर्मूला तो बेटा एक समान हो गया। तो कौन से यौगिक को आप बोलोगे, कौन से यौगिक को परिभाषित करोगे? ग्लूकोज को, मेथानल को, या एसिटिक अम्ल को? नहीं कर सकते ना। मतलब हम यहाँ बोल सकते हैं कि एम्पिरिकल फॉर्मूला यानी मूलानुपाती सूत्र को देखकर हम यौगिक नहीं बता सकते, ठीक है। मूलानुपाती सूत्र देख के हम यौगिक
नहीं बता सकते। बात आ रही है समझ में? तो यानी कि यहाँ से एक पॉइंट ये निकलता है, यानी कि यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो एक पॉइंट ये निकल जाएगा बेटा, इसका निष्कर्ष में ये निकल जाएगा कि मूलानुपाती सूत्र अद्वितीय नहीं होते हैं। अद्वितीय मतलब यूनिक, अद्वितीय नहीं होते हैं, ठीक है, नहीं होते। क्यों? क्योंकि कई सारे यौगिक का आपने अभी देखा, कई सारे यौगिक का मूलानुपाती सूत्र क्या हो रहा है, एक समान हो रहा है, ठीक है। इसलिए हम बोलेंगे कि मूलानुपाती सूत्र अद्वितीय नहीं होते हैं। अणु सूत्र सबका अलग अलग था, फिर भी मूलानुपाती सूत्र क्या हो गया, सबका एक समान हो गया। इसलिए हमने बोला कि मूलानुपाती सूत्र अद्वितीय नहीं होते हैं। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अब चलते हैं बेटा आगे की तरफ, ठीक है। तो ये आपका यहीं पर खत्म होता है। अब अपन बढ़ते हैं किसकी तरफ, अणु सूत्र की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। चलो, तो अणु सूत्र में आ जाओ, अणु सूत्र में आ जाओ। अणु सूत्र किसको बोलते, क्या होता है? तो अणु सूत्र तो आपने पहले ही पढ़ रखा है, ठीक है। तो देखो, अगर मान लो किसी यौगिक में जितने भी अलग अलग प्रकार के तत्व हैं, उनके परमाणुओं की संख्या का अगर सटीक संख्या बताया जाए, उनके परमाणुओं की संख्या का अगर सटीक रूप से प्रदर्शित किया जाए, सटीक रूप से, सटीक संख्या बोल लो, सटीक रूप बोल लो, सटीक रूप से अगर दर्शाया जाए, एक्चुअल नंबर दर्शाया जाए, तो उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, अणु सूत्र बोलते हैं, ठीक है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर मैं बात करूँ, फॉर एग्जाम्पल ऊपर ही लिखा है बेटा कई सारे उदाहरण, तो C6H6 है, ठीक है। अब देखो, इसमें कार्बन कितने अलग अलग प्रकार के तत्व हैं, दो, एक कार्बन एक हाइड्रोजन है। तो इन तत्वों के परमाणु की संख्या का सटीक अनुपात कितना होगा ये बताओ। तो इसका हो जाएगा 6:6। क्लियर है यहाँ तक? तो अगर इस सटीक, यही क्या आपका सटीक अनुपात है, ये क्या बेटा आपका सटीक अनुपात है। तो सटीक अनुपात में अगर सूत्र को दर्शाया गया है तो हम उसे क्या बोलते हैं बेटा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बोलते हैं, अणु सूत्र बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं सुक्रोज का, C12H22O11, ये होता है बेटा आपका सुक्रोज। अब अगर मैं बात करूं इसमें, तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का के तत्वों के परमाणु की संख्या का सटीक अनुपात क्या होगा बताओ। 12:22:11, ठीक है। तो ये आपका सटीक अनुपात हो गया। इसी के साथ जो फॉर्मूला बनाया जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, अणु सूत्र बोलते हैं। सटीक संख्या में यदि परमाणु संख्या को दर्शाया जाए, सटीक रूप में अगर परमाणु संख्या के अनुपात को दर्शाया जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, अणु सूत्र बोलते हैं। वहीं से क्या बनकर के आता है आपका, अणु सूत्र बनकर के आता है। हालांकि आप इसको सिंप्लीफाई भी नहीं कर पाओगे। जैसे आप क्या करते, इसको सिंप्लीफाई कर देते किसमें, 1:1 में, सरलतम रूप में। तो यहाँ से मूलानुपाती सूत्र क्या बन जाता है, CH। पर आप इसको क्या सिंप्लीफाई कर पाओगे बेटा, ये तो पहले से सिंप्लीफाइड है। इसको आप और सरलतम रूप में तोड़ करके दिखा दो, जान जाएंगे। नहीं तोड़ सकते ना, तो बेटा अगर नहीं तोड़ सकते तो इसका मूलानुपाती सूत्र भी कितना हो जाएगा, C12H22O11 ही रह जाएगा। मैंने बोला था ना, मैंने आपको ऊपर कंडीशन बता रखा है कि किस कंडीशन में अणु सूत्र और मूलानुपाती सूत्र जो है एक समान होता है, किस कंडीशन में, मैंने आपको ऊपर बता रखा है। क्लियर है? जब आप सरलता अनुपात में, जब आप क्या करोगे, परमाणु की संख्या का जो अनुपात है उसको आप सरलता अनुपात में नहीं तोड़ पाओगे। क्लियर है यहाँ तक? चलो, तो खैर ऊपर अपन बात कर लिए, उस पर अपन टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। चलो अब आते हैं नेक्स्ट एक पॉइंट यहाँ नोट करेंगे कि जो अणु सूत्र होता है, क्या बेटा, जो अणु सूत्र होता है, अणु सूत्र हमेशा अद्वितीय होते हैं। अणु सूत्र हमेशा अद्वितीय होते हैं। अर्थात क्या हो जाएगा बेटा, अर्थात किसी भी दो यौगिक का अणुसूत्र एक समान कभी नहीं हो सकता है। मूलानुपाती सूत्र हो जा सकता है, ऐसा हो सकता है कि मूलानुपाती सूत्र एक समान हो जाए यौगिकों का, कई यौगिकों का, पर अणुसूत्र कभी भी दो यौगिक का एक समान नहीं पाया जा सकता है। अर्थात किसी भी दो यौगिक का अणुसूत्र एक समान नहीं होता है। एकदम इसको गांठ बांध लो, नहीं होता है, एकदम गांठ बांध के रख लो, ठीक है। क्लियर? चलो आगे की तरफ चलते हैं, ठीक है। ठीक, आगे की तरफ चलते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं तुलना ऊपर किया था,
ठीक है, अभी अभी जस्ट ऊपर तुलना किया हूँ, आप देखना चाहते हो फिर से देख लो। हमारे पास क्या था, मैं फटाफट यहाँ पे एक बस क्विक रिवीजन कर देता हूँ। ग्लूकोज क्या था, C6H12O6 था। ठीक है, ग्लूकोज क्या था बेटा, C6H12O6 था। ठीक है, ये है बेटा मॉलिकुलर फॉर्मूला, अणुसूत्र का कॉलम है ये। ठीक है, अगर मैं बात करूँ मेथनॉल की, तो मेथनॉल क्या होता है, HCHO। ठीक है, अगर मैं बात करूं एसिटिक अम्ल की बात करूं, एसिटिक एसिड की बात करूं, ठीक है, तो एसिटिक एसिड क्या होता है बेटा, CH3COH। तो आप देखो ग्लूकोज है, मेथनॉल है, एसिटिक एसिड है, सबका अलग अलग अणुसूत्र है। पर जब आप इसका सबका मूलानुपाती सूत्र आप देखे थे बेटा, तो याद करो मूलानुपाती सूत्र क्या था, CH2O। अब कैसे आया, क्या आया, ये आपको सोचना है। ठीक है, मैंने अभी जस्ट ऊपर आपको बता रखा है CH2O। तो ये तो बेटा सबके लिए सेम हो गया ना, तीनों यौगिक के लिए। इसलिए हम बोले कि अनुपातिक सूत्र अद्वितीय नहीं होते हैं, पर ये सबके लिए क्या है बेटा, डिफरेंट है। क्लियर, तो ये होते हैं अद्वितीय होते हैं। एक उदाहरण है, और उदाहरण ले लो। एक उदाहरण हो गया, आप और उदाहरण ले सकते हो। आप एक काम करो, बेंजीन ले लो, C6H6। ठीक है, मैं थोड़ा नीचे कर लूँ इसको। ठीक है, आप एक उदाहरण लो, C6H6 ले लो। इधर हमने लिखा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इधर लिखा हमने इंपेरिकल फॉर्मूला। ऐसे हजारों हजार जोड़े बन जाएंगे यार, हजारों हजार उदाहरण बन जाएंगे। तो यहाँ पे, अरे यार ये बेंजीन नाम है ना, रुको, हाँ, तो ये रहा बेंजीन। बेंजीन का सूत्र बताओ क्या हो जाएगा, C6H6। 6:6 है, सिंप्लीफाइड फॉर्म में क्या हो जाएगा बेटा, CH हो जाएगा 1:1। अगर मैं बात करूँ इथाइन यानी एसिटिलीन की बात करूँ, एसिटिलीन गैस की बात करूँ, तो क्या होता है, C2H2 होता है। अगर सरलतम भाग में लिखोगे तो फिर CH हो जाएगा। देखो हो गया सेम, हो गया सेम। तो इसलिए बोला था कि मूलानुपाती सूत्र अद्वितीय नहीं होते, पर समझो कि एक तो बेंजीन है और एक तो इथाइन है, दोनों का ही अणुसूत्र क्या है बच्चों, अलग अलग है, डिफरेंट डिफरेंट। क्लियर है यहाँ तक, पर मूलानुपाती सूत्र क्या है बेटा, एक समान है। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। आगे की तरफ बढ़ते हैं, एक लास्ट टॉपिक, छोटा सा टॉपिक और लास्ट टॉपिक, फिर चलते अपन न्यूमेरिकल्स की तरफ चलते, क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक है, लास्ट टॉपिक क्या है आपका यहाँ पर बेटा, रिलेशन बिटवीन किसके बीच में, तो MF शॉर्ट में लिखूंगा। ठीक है, MF मतलब क्या हो गया बेटा, अणुसूत्र, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अणुसूत्र। और दूसरा मैं लिखूंगा EF मतलब क्या हो जाएगा बेटा, मूलानुपाती सूत्र यानी एम्पिरिकल फॉर्मूला में संबंध। ठीक है, EF एवं MF में संबंध। ठीक है, EF एवं MF में संबंध। ठीक है, क्या संबंध होता है, ठीक है, क्लियर। तो देखो इनके बीच रिलेशन क्या होता है, जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो N इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला होता है। मतलब सबसे पहला काम, ध्यान सुनते चलना स्टेप बाय स्टेप, हालांकि मैं अभी क्वेश्चन में इसको लागू करना बताऊंगा तो आपको वहाँ तो ये बात समझ में आ ही जाएगा। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है बेटा, N इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला होता है। ठीक है, कैसे, तो देखो कैसे नहीं, सॉरी, ये तो आपका दिया दर्शाया फॉर्मूला है, तो आपको इसको फोकस नहीं करना है कि आया कैसे। ठीक है, इसको आप डब्बे में बंद कर लो, स्टार लगा लो। ठीक है, स्टार लगा लो। अणुसूत्र जो होता है क्या होता है बेटा, N गुना मूलानुपाती सूत्र। ये आपको मैंने अभी जस्ट पढ़ा है, ये मैंने आपको भी जस्ट पढ़ा है। ये N क्या होता है, तो N क्या होगा बेटा, ये N आपका सिंपल होल नंबर होगा। 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, 5 6 7 10 9 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, चलो, तो अब अणुसूत्र तो निकालना है, तो हमने लिखा N का मान 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब क्या होगा एग्जैक्टली वो अभी मैं आपको बता रहा हूँ। इनटू एम्पेरिकल फॉर्मूला, तो बेटा एम्पेरिकल फॉर्मूला हमको ज्ञात करेंगे। हम पहले क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। ठीक है, पहले यहाँ मैं लिख दूँ, पहले ज्ञात करेंगे। एम्पेरिकल फॉर्मूला हम पहले ज्ञात करते हैं, फिर उसमें N से गुना करते हैं, तो हमको क्या मिल जाता है बेटा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, चलो अब ये N कैसे निकालते हैं, तो N का मान हम निकालते कैसे, लिखेंगे, ऊपर लिखते हैं अणुसूत्र का, ये भी एक अनुपात होता है, N जो होता है एक अनुपात होता है। ठीक है, ये जो N है ना, इसको आपको फिक्स करना है कि 1 होगा कि 2 होगा कि 3 होगा कि 4 होगा। ये क्या होता है बेटा, एक अनुपात होता है। किसका, तो देखो ऊपर लिखते हैं अणुसूत्र का भार, ऊपर क्या लिखते हैं, अणुसूत्र का भार, और नीचे क्या लिखते हैं बेटा, नीचे लिखते हैं हम मूलानुपाती, नीचे लिखते हैं हम मूलानुपाती सूत्र का भार, मूलानुपाती सूत्र का भार। क्लियर, ऊपर अणुसूत्र का भार, नीचे क्या लिखते हैं, मूलानुपाती सूत्र का भार। तो एक अनुपात हो गया, यहाँ से आपका N का वैल्यू आ जाएगा, और N का भी फ्रैक्शन में नहीं होगा। ठीक है, वो परफेक्ट नंबर होगा, परफेक्ट होल नंबर होगा, 1 2 3 4 के रूप में होगा। तो ये
ये वाला फॉर्मूला भी आप डब्बे में डालोगे, ये भी आपको हर हाल में आपको क्या होना चाहिए बेटा, ये भी आपको याद होना चाहिए। तो ये भी याद होना चाहिए, ये याद होना चाहिए, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, हमेशा मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमेशा मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करेंगे, क्लियर। उसके बाद हम क्या करेंगे, n का मान ज्ञात करेंगे, n का दूसरे पद में क्या करेंगे, n का मान ज्ञात करेंगे, n का मान ज्ञात करेंगे। और उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम ज्ञात करेंगे अनुसूत्र ज्ञात करेंगे, अनुसूत्र ज्ञात करेंगे, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप, पहले एम्पिरिकल फॉर्मूला, फिर n का मान, फिर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है, क्लियर। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जब ज्ञात करते हैं तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ज्ञात करने का तरीका क्या है, देखो तो ये मैंने यहाँ लिख रखा है सामने। n का ज्ञात करने का तरीका ये मैंने सामने लिख रखा है। बस बच क्या जाता है कि एम्पिरिकल फॉर्मूला कैसे निकालोगे, एम्पिरिकल फॉर्मूला मूलानुपाती सूत्र कैसे निकालोगे, ठीक है। तो अपन अब उसको क्वेश्चन के थ्रू ही समझेंगे। क्या समझेंगे बेटा, उसको हम क्वेश्चन के थ्रू ही समझेंगे, ठीक है। चलो फटाफट चलते हैं, फटाफट चलते हैं आगे। तो अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन की बारी आ चुकी है। चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, आप तो हिंदी वाले हो, ये तो क्या है, पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे। एक यौगिक के विश्लेषण करने पर उसमें क्या पाएगा, सोडियम, कार्बन एवं ऑक्सीजन पाएगा, और उनका प्रतिशत भी दे रखा है, ठीक है। सोडियम कितना प्रतिशत है, 43.4% है, कार्बन कितना है, 11.3% है, ऑक्सीजन कितना है, 45.3% है, ठीक है। चलो खास बात, अगर आप इन सब को जोड़ोगे ना तो ये कितना आ जाएगा बेटा, 100% आ जाएगा। वो कॉमन सी बात है, जग जाहिर सी बात है कि हमेशा कोई भी चीज जब निकलता है ना तो आउट ऑफ 100% ही निकलता है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब इसके बाद देखो, अब इसके बाद आप ध्यान देना, मैं भी आपको टैबलेट करना सिखा रहा हूँ कैसे, ध्यान सुनते चलना, पद एक एक पद का ध्यान रखना, ठीक है, ठीक, क्लियर है यहाँ तक। आगे पढ़ते हैं। तो इस यौगिक का मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करें। आपको अभी सिर्फ और सिर्फ क्या निकालना बेटा, मूलानुपाती सूत्र ही निकालना है। अभी अनुसूत्र नहीं पूछा, वो अगले क्वेश्चन में पूछेगा तो अपन निकाल लेंगे, ठीक है। चलो ठीक है। एक और चीज जो आपका ये प्रतिशत दे रखा है ना, ये प्रतिशत क्या भार के अनुसार होता है। यहाँ पर क्या है बेटा, प्रतिशत भार के अनुसार होता है। प्रतिशत किसके अनुसार होता है, भार के अनुसार होता है। तो अगर मैं बोलूँ बेटा कि यहाँ पर सोडियम 43.4%, इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये है, अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे दिया है सोडियम जो है 43.4% है, तो ये 43.4% जो है सोडियम किसके अनुसार होगा बेटा, भार के अनुसार होगा। क्लियर। तो यानी कि इसका सिंपल से निष्कर्ष निकलता है कि 43.4 ग्राम सोडियम उपस्थित है, सोडियम उपस्थित है किसमें, किसमें 100 ग्राम यौगिक में, 100 ग्राम यौगिक में। तो 100 ग्राम यौगिक में 43.4 ग्राम क्या है बेटा, सोडियम उपस्थित है। बस एक उदाहरण के तौर पर मैंने आपको समझाया, जो कि अपन आगे पढ़ेंगे, भार के अनुसार, प्रतिशत, आयतन के अनुसार सब आगे पढ़ेंगे, ठीक है। चलो सबसे पहले काम क्या करते हैं, ध्यान सुनते चलना। सबसे पहले काम हम क्या करते हैं बेटा, जितने भी तत्व हैं सबको लिख डालो, सोडियम, कार्बन और ऑक्सीजन, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, इनका जो प्रतिशत संघटन है उसको हम कॉपी कर लेते हैं। तो सोडियम के सामने देखो तो कितना है, 43.4% है, कार्बन कितना है बेटा 11.3% है, ऑक्सीजन कितना है 45.3% है। फिर अगले कॉलम में क्या करते हैं बेटा, जो भी आपने यहाँ पर तत्व लिखा है सबका हम क्या लिखते हैं, ग्राम परमाणु भार लिख देंगे। तो सोडियम में कितना होता है 23, कार्बन में कितना होता है बेटा 12, और ऑक्सीजन में कितना होता है 16। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, जो ये आपका प्रतिशत संघटन है, अब चूंकि वो प्रतिशत भार के अनुसार हम लेके चलते हैं यहाँ पर फिलहाल, तो प्रतिशत भार के अनुसार है, मतलब यही तो क्या हो जाएगा आपका भार। क्लियर है यहाँ तक। 43.4 ग्राम, कार्बन कितना 11.3 ग्राम, ऑक्सीजन कितना 45.3 ग्राम। इसको अगर हम बेटा ग्राम परमाणु भार से भाग देते हैं, ठीक है, मैं अगर साइड में लिखूँ तो मोल कैसे निकालते थे बेटा, मोल निकालते तो ऊपर लिखते दिया गया भार, बटा नीचे क्या लिखते थे, ग्राम परमाणु भार, यही तो मोल होता है। तो अगर बेटा मैं इसको, यानी कि जो आपका प्रतिशत संघटन से जो आपका भार आपने निकाला है, ठीक है, उसको अगर मैं परमाणु भार से, ग्राम परमाणु भार से भाग दे देता हूँ तो क्या आ जाएगा, मोल की संख्या आ जाएगा। चलो भाग देते हैं। तो हमने क्या किया है, जो प्रतिशत संघटन दे रखा है डाटा, डायरेक्टली मैंने उसको ग्राम परमाणु भार से सब में भाग दे दिया, ठीक है।
तो कार्बन के लिए कितना 11.3, कार्बन का ग्राम परमाणु भार कितना होता है 12, ऑक्सीजन का कितना है प्रतिशत देखो तो 45.3, तो 45.3 अपॉन नीचे क्या हो जाएगा बेटा, नीचे क्या आ जाएगा आपका ग्राम परमाणु भार आ जाएगा। अब इसका मान निकालो, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप सीखते चलो एकदम। अब इसका अगर आप मान निकालोगे ना तो ये कितना आएगा, ये आ रहा है बेटा 1.89। अब देखो पेपर में ना क्वेश्चन बहुत सिंपल आएंगे, इतने बड़े कैलकुलेशन ऐसे टेढ़े मेढ़े नहीं आएंगे, सिंपल अगर आएगा तो सिंपल आएगा, ठीक है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये कितना हो जाएगा बेटा 0.94, और ये अगर भाग दिए हो तो ये हो गया बेटा आपका 2.83, ठीक है। तो ये आ गया आपका रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स आ गया, ठीक है, ठीक है, ये क्या आ गया आपका रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स आ गया, क्लियर, मोल की संख्या आ गया। अब इसमें से क्या करना है आपको, सबसे छोटी संख्या चुननी है, सबसे छोटी संख्या आपको सिलेक्ट करना है। तो 1.89, 0.94, 2.83, सबसे छोटी संख्या को घेरा लगा लो, सबसे छोटी संख्या को घेरा लगा उठा लो, और इसी छोटी संख्या से सबके मोल की संख्या को भाग दे दोगे। तो अगर मैंने भाग दिया बेटा तो ये कितना हो जाएगा 1.89 अपॉन 0.94, क्लियर। ये कितना हो जाएगा बेटा 0.94 अपॉन 0.94, एक एक पद ध्यान से सुनते चलना। ये कितना हो जाएगा 2.83 अपॉन 0.94, क्लियर है यहाँ तक। अब अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये बेटा आपका आ गया दो बार में कट जाएगा, ये आ जाएगा इसका अनुपात 1, और ये हो गया बेटा 3, इसको भाग देना है 3 बार में कट जाएगा, ठीक है। तो ये जो आपका निकल कर के आया ना, सोडियम के सामने 2 लिखा है, देखो कार्बन के सामने आपने एक निकाला है, ऑक्सीजन के लिए 3 निकाला है, तो ये क्या, यही आपका परमाणु यानी तत्व के परमाणु का सरलतम अनुपात है। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि सोडियम इज टू कार्बन इज टू ऑक्सीजन का सरलतम अनुपात, ये जो आया ना बेटा, ये जो मैं घेरा लगा रहा हूं ये क्या है, यही आपका सरलतम अनुपात है, यही क्या है बेटा आपका सरलतम अनुपात है, ठीक है। तो कितना हो गया बताओ 2:1:3, 2:1:3, यही है ना। अगर आप यहाँ से सूत्र निकालोगे तो क्या आ जाएगा बताओ, सरलतम अनुपात के सूत्र यही आपका क्या है सरलतम, अगर मैं लिखूं यही क्या है आपका सरलतम अनुपात है। तो अगर सरलतम अनुपात है तो यहाँ से जो सूत्र आएगा Na2C1O3, ठीक है, यही क्या कहलाएगा बेटा आपका इस यौगिक का मूलानुपाती सूत्र कहलाएगा। और शायद आपको सिर्फ और सिर्फ क्या निकालना था, मूलानुपाती सूत्र निकालना था, क्लियर। तो ये क्वेश्चन आपका यहीं पे खत्म हो जाता है, ठीक है। मैं और क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है, आप देखते चलो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है, सारे स्टेप्स आपके क्लियर हो जाएंगे, क्लियर होना भी चाहिए, ठीक है। चलो सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, प्रश्न संख्या 2 की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो अगर प्रश्न संख्या 2 देखोगे तो क्या है, देखो एक धातु M है, एक धातु M है, कौन है नहीं पता, बस M बोल दिया है, का परमाणु भार 56 है। अच्छा ये भार देख के तो आपको समझ में आता है कि अच्छा ये तो आयरन दिख रहा है, ठीक है, आयरन है, लॉ है, ठीक है, चलो, पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक। तो इस धातु के ऑक्साइड का मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करें। फिर से क्या निकालना है बेटा आपको, धातु का कौन, सॉरी हाँ ठीक है, क्या करना आपको, यौगिक का, कौन से यौगिक का, तो धातु ऑक्साइड, ये जो है ना धातु ऑक्साइड का आपको मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करना है यदि इस यौगिक में धातु M 70% उपस्थित है। मैंने अभी बताया कि जो भी यहाँ पे प्रतिशत दिया रहता है बेटा वो आपका प्रतिशत भार के अनुसार होता है, मतलब 70% धातु बोला है, मतलब 70 ग्राम धातु की बात करोगे, क्लियर, ठीक है। तो मैं सबसे पहला काम क्या बोला था बेटा आपको लिखने के लिए कि जितने भी अलग धातु हैं, तो बेटा एक चीज कॉमन सेंस तो इतनी है कि हमारे पास क्या है, यौगिक धातु का ऑक्साइड है, क्या है, धातु का ऑक्साइड है। ये धातु ऑक्साइड में तो 2 ही चीजें होंगी, एक धातु जो कि M दे रखा है, एक ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन से बना होगा, 2 ही चीजें होंगी। तो मैं अगर टैबुलेट करता हूँ तो मैं लिखूंगा बेटा धातु M और क्या लिखूंगा ऑक्सीजन O, बस, तीसरा और यहाँ कुछ नहीं आने वाला है, ठीक है। चलो अब धातु तो कितना दिया 70%, तो लिखा मैंने 70। अच्छा इसके अलावा आपको चीज पता है ना कि कुल मिलाकर के यानी कि धातु और जो ऑक्सीजन है दोनों मिला के कितना होगा बेटा 100% ही होगा। तो धातु उसमें से अकेले कितना है 70% है, तो क्या आप बता सकते हो ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा बेटा आपका 30%। आपको पता है ना दोनों का जोड़ 100 होना चाहिए था, या जितने भी लोग होते हैं जितने भी तत्व होता है सबको मिला के 100 होना चाहिए था, यहाँ पे 2 ही लोग हैं, दोनों मिला के 100%। तो अगर अकेले धातु 70% है तो ऑक्सीजन क्या हो जाएगा 30% हो जाएगा। तो ऑक्सीजन में क्या लिखूंगा 30। अच्छा अगला स्टेप क्या लिखते हैं बेटा, अगला स्टेप हम लिखते हैं ग्राम परमाणु भार। तो धातु के लिए आप खुद सोचो, यहाँ पर दे रखा है 56, तो मैंने लिखा 56। ऑक्सीजन के लिए बच्चे को पता है कितना होता है 16।
फिर क्या करते हैं, फिर हम इसको यानी कि जो आपका प्रतिशत संगठन का प्रतिशत संगठन से जो आपने भार बोला है 70% को 70 ग्राम और 30% को 30 ग्राम, उसको अपन किससे भाग दे देते हैं, ग्राम परमाणु भार से। तो धातु एवं के लिए क्या होगा 70/56 और ऑक्सीजन के लिए क्या हो जाएगा 30/16। यही होगा ना, खुद के जो धातु है ना उसके प्रतिशत संगठन को उसे खुद के ग्राम परमाणु भार से भाग देना है, खुद के। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 1.25 और ये आएगा बेटा 1.875 आ जाएगा, 1.875 आ जाएगा। ठीक है, फिर मैंने क्या बोला था कि जितने भी ये अणु, जितने भी आपके ये मोल आए हैं, जितने भी यानी विभिन्न विभिन्न तत्वों के जो मोल की संख्या दिख रही है उसमें से छोटा वाला नंबर को चुन लो। छोटा देखो ये बड़ा है ना और ये छोटा है, तो छोटे वाले को घेरा लगाओ, चुन लो। और क्या करोगे, उसी छोटे संख्या से सबकी मोल की संख्या को डिवाइड कर दो। तो ये धातु के लिए कितना हो जाएगा 1.25 अपॉन 1.25, इसके लिए कितना हो जाएगा 1.875 अपॉन 1.25। क्लियर। अब अगर आप भाग दोगे तो बेटा ये तो आपका 1 हो जाएगा और ये जो है ये आ गया 1.5। तो आप बोलोगे सर ये तो आ गया। अच्छा, यही क्या होता है आपका सरलतम अनुपात होता है। यही क्या होता है आपका, इतना बड़ा नहीं करना है, रुको, यही क्या होता है आपका सरलतम अनुपात होता है। तो आप बोलोगे सर फॉर्मूला मिल गया, क्या हो गया फॉर्मूला M1O 1.5। पर आप खुद सोचो, क्या आपने कभी देखा है, कभी पढ़ा है कि कोई भी परमाणु भिन्नात्मक रूप में होता है, फ्रैक्शनल फॉर्म में होता है? नहीं होता। इसलिए सूत्र ऐसा नहीं लिखा जाए, गलत हो जाए। तो बोलोगे सर आप क्या करें, पिछली बार तो यहीं पे रुक गए थे। तो बेटा पिछली बार आप समझो कंडीशन यार, सिचुएशन समझने की कोशिश करो। अगर पिछले क्वेश्चन की बात करूं तो बेटा यहाँ पर सब पहले से क्या था, परफेक्ट नंबर था, इंटीजर था, कोई भी भिन्नात्मक या दशमलव में नहीं आया था, तो हमने वहीं से आंसर लिख दिया। इस बार क्या हो रहा है कि कुछ भाग जो है ना वो आपके फ्रैक्शनल फॉर्म में चले गए हैं, दशमलव में आ गया, फ्रैक्शन में आ गया। तो आप सोचो कि कोई परमाणु क्या भिन्नात्मक रूप में हो सकता है? क्या आपने कभी सुना 1.5 परमाणु, 2.5 परमाणु? ऐसा नहीं होता है। ठीक है, एक परफेक्ट नंबर में परफेक्ट नंबर होगा। ठीक है, तो अब क्या करोगे ना, इसको राउंड ऑफ करोगे। अब राउंड ऑफ करोगे तो राउंड ऑफ करने की जरूरत किसको, इसको है। तो आप क्या करते हो ना, आंख बंद करके, जो बोलते हैं ना हिट एंड ट्रायल करना, आंख बंद करके हम बोलते हैं ना हिट एंड ट्रायल करना। ठीक है, तो पहले 1 से गुना करो, अगर दशमलव हट गया, भिन्नात्मक रूप हट गया तो हम रुक जाएंगे, नहीं हटा तो हम फिर 2 से करके देखेंगे, नई बात बनी 3 से करेंगे, नई बात बनी 4 से करेंगे, नई बात बनी 5 से करेंगे। तो ये ऐसा तब तक करते रहेंगे जब तक कि हमारा ये दशमलव ना हट जाए। ठीक है, तो अगर हम 1 से गुना करें, खुद सोचो 1 से गुना करें तो ये तो अभी भी क्या रह जाएगा 1.5। क्या दशमलव हटा? नहीं हटा। बात बनी? नहीं बनी। तो हम बेटा 1 से गुना ना करके हम किससे गुना करेंगे, किससे, 2 से गुना करेंगे। अगर 2 से बात नहीं बनेगी तो 3 में भी जाएंगे, पर यहाँ पर तो 2 से गुना करके बात बनता दिख रहा है, तो ये हो गया 1.5 गुना 2 3। अब बात ये है कि कोई भी अगर समीकरण की बात करते हो तो कोई भी समीकरण जब आप सॉल्व करते हो ना, तो बेटा उसमें आप जब ऑपरेशन करते हो गुना भाग, तो आप दोनों तरफ एक समान ट्रीटमेंट देते हो। अगर लेफ्ट में गुना किए हो 2 से, राइट में भी गुना करोगे 2 से ही गुना करोगे। वही कहानी यहाँ भी है कि इसको आपने राउंड ऑफ करने के चक्कर में 2 से गुना किया, तो मजबूरी में आपको इसको भी उतनी ही संख्या से गुना करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो अब आपका एक्चुअल में सूत्र कितना हो जाएगा M2O3। सरलतम अनुपात अब कितना आ जाएगा M2O3। 2:3 है ना, 2:3 है, तो सूत्र क्या बन जाएगा M2O3 बन जाएगा। ठीक है, क्लियर। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे खत्म होता है बेटा। तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, चलो फटाफट चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन, यस ये रहा आपके सामने थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। एक कार्बनिक पदार्थ में ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन एवं नाइट्रोजन उपस्थित है। विश्लेषण पर पाया जाता है कि इसमें 20% कार्बन है, 6.7% हाइड्रोजन है और 46.6% क्या है बेटा, नाइट्रोजन है। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर। यदि इस यौगिक का अनुभार 60 है, 60 अनुभार दे रखा है, तो इस यौगिक का अनुसूत्र ज्ञात करें। देखो पहली बार क्या हुआ है, आपसे क्या पूछा गया बेटा, अनुसूत्र पूछा गया है। ठीक, पर उससे पहले आप ध्यान दो, आप क्या करोगे बेटा, यहाँ पर लिखोगे, क्या लिखोगे, जितने भी तत्व दे रखे हैं, कार्बन दे रखा है, ठीक है, हाइड्रोजन दे रखा है, नाइट्रोजन दे रखा है और ऑक्सीजन दे रखा है। ठीक है, कार्बन कितना परसेंट है देखो तो 20 लिखा, 20। हाइड्रोजन कितना है 6.7,
नाइट्रोजन कितना है 46.67, ठीक है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन तो दिया नहीं है, तो आपको पता है ना कि इन सब का जोड़, ये देखो इन सब का जोड़ क्या होना चाहिए था 100% होना चाहिए था। जितने भी मेंबर हैं इन सबको मिला करके कितना होना चाहिए था, जल्दी बोलो, 100% होना चाहिए था। ये बात एकदम तय है, ठीक है। उसमें से आपको 3 लोगों का प्रतिशत दे रखा है, तो क्या प्रतिशत ऑफ ऑक्सीजन आप नहीं निकाल सकते हो, क्या हो जाएगा 100 में से घटा दो, कितना कितना, तो कार्बन का 20, हाइड्रोजन का जो दिया 6.7 और नाइट्रोजन का 46.67। अगर आप इसको माइनस करोगे बेटा तो ये जो आपका 26.63% आएगा। तो परसेंट ऑफ ऑक्सीजन मिल गया कितना बेटा 26.63 मिल गया, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? चलो अब हम क्या करेंगे, तो इसको कॉपी कर लेते हैं, ऑक्सीजन 26.63, ठीक है। अब सबका क्या लिखेंगे ग्राम परमाणु भार, तो कार्बन के लिए 12 फटाफट चलेंगे, हाइड्रोजन के लिए 1, नाइट्रोजन के लिए 14 और ऑक्सीजन के लिए 16। फिर क्या करेंगे बेटा, जो आपका प्रतिशत संगठन है उसी को हम उसी खुद के तत्व के ग्राम परमाणु भार से भाग दे देंगे। 6.7/1, ये क्या हो जाएगा बेटा 46.67/14, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 26.63/16, ठीक है। चलो अब इसका मान अगर आप निकालोगे, ठीक है, तो फटाफट निकालना स्टार्ट करते हैं। ये जो बेटा कितना है 1.66 भाग देने के बाद ये कितना 6.7 ही रह जाएगा। ये कितना हो जाएगा बेटा 3.33, और ये कितना हो जाएगा, इसको अगर भाग दोगे तो ये हो जाएगा 1.66 हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम में सिंपल है, टेंशन ना ले बच्चे लोग, ठीक है। एग्जाम में सिंपल कैलकुलेशन आएगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, तरीका समझो, तरीका सीखो, ठीक है। अब देखो ये जो आपने मोल का संख्या निकाला है, कैसे प्रतिशत संगठन को उस तत्व के खुद के ग्राम परमाणु भार से भाग देके उनमें से सबसे छोटी संख्या को हम निकाल लेते हैं, घेरा लगा लेते हैं, ठीक है। ये बात मैंने आपको अभी कुछ समय से लगातार बता रहा हूँ, ठीक है। बोलोगे सर इसमें तो 2 आ गए, ये भी आ गया, अरे बेटा दोनों तो एक ही है ना यार, संख्या तो एक ही जैसा है ना, 1.66 किसी एक को चुन लो, फर्क क्या पड़ता है। अब क्या करोगे, उसी छोटे संख्या से सबको डिवाइड करोगे। अब जगह नहीं है, मैं थोड़ा सा इसको हटा लेता हूँ इधर से, ठीक है। चलो तो 1.66/1.66 ये कितना हो जाएगा 6.7 सरलतम अनुपात निकाल रहे हो, भाग दे करके किससे, सबसे छोटी संख्या से। 3.33/1.66 ये कितना 1.66/1.66, ठीक है। तो ये हो गया आपका 1, ये हो गया बेटा आपका 2, ये हो गया आपका 4 और ये हो गया आपका 1, भाग दो। मतलब आपका अनुपात, सरलतम अनुपात अगर आप देखोगे कार्बन/2, हाइड्रोजन/2, नाइट्रोजन/2, ऑक्सीजन का अगर आप सरलतम अनुपात देखोगे तो ये क्या आ रहा है 1:4:2:1, ठीक है। यानी कि यहाँ से बेटा आपका मूलानुपाती सूत्र क्या आ जाएगा, क्योंकि हमेशा इस तरीके से स्टेबुलेटेड फॉर्म से क्या निकलता है आपका मूलानुपाती सूत्र ही निकलता है, ठीक है, अनुसूत्र नहीं निकलता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा देखो C1H4N2O, CH4N2O, ये क्या हो गया आपका मूलानुपाती सूत्र हो गया। पर ध्यान दो यहाँ पर आपको क्वेश्चन में इस बार क्या बोला निकालने, अनुसूत्र बोला है निकालने। अभी तो आपका काम आधा हुआ है, एम्पेरिकल फॉर्मूला ही निकला CH4N2O, ठीक है। अब एक काम करते हैं, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, अगला स्टेप लिख लेता हूँ। देखो तो क्वेश्चन में दिया है क्या, जो आपका यौगिक है उसका अनुभार यानी अनुसूत्र, अनुभार है, अनुभार किसका निकलता है, अनुभार मूलानुपाती सूत्र का नहीं निकलेगा, अनुभार आएगा अनुसूत्र से ही आएगा। तो यौगिक का अनुभार, यौगिक का इतना क्यों मेहनत कर रहा हूँ, मैं ऐसे लिखता हूँ ना यार, मॉलिक्यूलर वेट इतनी तो इंग्लिश समझ में आती है, ठीक है। सो यौगिक का अनुभार मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द कंपाउंड आपको दे रखा है, कितना दे रखा है 60, क्लियर। अच्छा, एंड क्या आप इस मूलानुपाती सूत्र से, अब मैं थोड़ा ऊपर कर लूँ इसको, क्या आप इस मूलानुपाती सूत्र से आप मूलानुपाती सूत्र का भार निकाल सकते हो, बिल्कुल। कार्बन का 12, हाइड्रोजन के लिए 4, नाइट्रोजन के 14, 28 और ऑक्सीजन के लिए 16। अगर आप इसको जोड़ोगे तो ये बेटा 20 और 40 ये भी आपका 60 आ जाएगा, ठीक है। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला से जो आपने मूलानुपाती सूत्र का जो भार निकाला अभी कितना 60 है, तो मैं लिखूंगा बेटा यहाँ पर एम्पेरिकल फॉर्मूला मास, एम्पेरिकल फॉर्मूला का भी मास कितना है बेटा 60 है। तो हमको पता है ना कि n हम कैसे निकालते हैं, पहले हमको n चाहिए, n कैसे निकालते हैं, तो अनुसूत्र का भार ऊपर लिखते हैं और मूलानुपाती सूत्र का भार नीचे लिखते हैं, ठीक है, क्लियर। तो n का मान कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा,
ठीक है। अब 1 जैसी आया n का मान, अब हम अगले स्टेप में क्या कर लेंगे, देयरफॉर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है बताओ, n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला। अणुसूत्र क्या होता है, अणुसूत्र क्या होता है, n गुणा मूलानुपाती सूत्र। तो बस अब क्या करोगे, mf इक्वल्स टू n का मान 1 है इंटू मूलानुपाती सूत्र आपने निकाल रखा है CH4N2O, बस यहाँ से सॉल्व कर लो इसको, CH4N2O, यही आपका हो जाएगा अणुसूत्र। तो देखो बेटा यहाँ पे हुआ क्या है कि जो आपका मूलानुपाती सूत्र था वही क्या आपका अणुसूत्र भी है। वो ऐसा इसलिए है क्योंकि आप जो ये सरलतम अनुपात लिखे हो ना, इसको आप और नहीं तोड़ सकते, ठीक है। इसको आप फर्दर नहीं सॉरी क्या बोल दिया है, वेरी सॉरी। यहाँ पर जो आपका अणुसूत्र है वही मूलानुपात, अणुसूत्र जो है मूलानुपाती सूत्र के जैसा ही दिख रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे n का मान कितना है, 1 आया है, ठीक है। चलो क्लियर है यहाँ तक। अगले क्वेश्चन की तरफ ध्यान से देख लो यार, आपका एक बार मूलानुपाती सूत्र निकल गया, फिर आप n निकालो, और n निकल गया तो आप mf निकालो, खत्म, ठीक है। चलो तो मैंने प्रोसेस बता दिया है, काफ़ी क्लियर है बेटा प्रोसेस, इसमें आपको अपनी बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन क्या है, देखो ये थोड़ा सा हट करके क्वेश्चन है, बीच में डल गया है, गलती से कोई नहीं डल गया है तो आप इसको सॉल्व कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। चलो एसटीपी पर, ये देखो एसटीपी पर एक गैस के 5.6 लीटर आयतन का भार 8 ग्राम पाया जाता है, ठीक है। 5.6 लीटर वॉल्यूम है किसी गैस का, उसका भार कितना है बेटा, 8 ग्राम है। तो बोलता है इस गैस का वाष्प घनत्व ज्ञात करें, ठीक है। इस गैस का वाष्प घनत्व ज्ञात करें। थोड़ी देर पहले बेटा मैंने आपको पढ़ाया था वाष्प घनत्व वीडी, किसी गैस का वाष्प घनत्व यानी वेपर डेंसिटी क्या होता है बेटा, तो उसी गैस का अणुभार, उसी गैस का मॉलिक्यूलर वेट ऑफ दैट गैस, उसी गैस का अणुभार अपॉन 2, अभी थोड़ी देर पहले बताया हूँ। तो बेटा हमको ये तो निकालना है, ये हमको निकालना है, बस ये हमको किसी तरीके से क्या चल जाए, पता चल जाए, चेक करते हैं। तो क्या आप इस गैस का मोल की संख्या निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो भाई। मोल जैसे होता है ना, रूप एक नाम अनेक, ठीक है। आपका रूप एक ही है पर आपके घर का नाम कुछ और होगा, क्लियर। स्कूल का नाम कुछ और होगा, आपके दोस्त आपको किसी और नाम से बुलाते होंगे, बच्चे किसी और नाम से चिढ़ाते होंगे, ठीक है। तो रूप एक है पर नाम अनेक है, वही चीज यहाँ पर है। मोल तो एक रूप है ना, पर इसके निकालने के, ज्ञात करने के तरीके अलग अलग होते हैं। तो देखो गैस का आयतन भी दिया है, गैस का भार भी दिया है, तो आप मोल तो दोनों तरीके से निकाल सकते हो। तो आप इसके मोल को निकालने के लिए 2 बार सूत्र लगा लो, एक बार आयतन के लिए लिखोगे तो क्या हो जाएगा, मोल दिया गया आयतन, मोल कैसे निकालो, दिया गया आयतन बता मोलर आयतन 22.4 होता है क्योंकि एसटीपी दे रखा है। अच्छा, इसी गैस का आप मोल भार के संदर्भ में अगर लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हो, 8 है दिया गया भार, और नीचे क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर यानी अणुभार किसका, इसी गैस का। चूंकि बेटा एलएचएस सेम है, लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपका, सेम है, तो आरएचएस भी सेम करोगे। अगर लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी क्या करोगे, सेम। या ऐसे लिख लो, एन ऑफ गैस बराबर 5.6 अपॉन 22.4 इक्वल्स टू 8 अपॉन उस गैस का अणुभार। अब आप अगर सोच रहे हो सर आपने ये मोल 2 बार क्यों निकाला, अरे बेटा मैंने क्या बोला, घर में आपको अभी कुछ और बुलाया जाएगा, बाहर निकलते हो सकता है पड़ोस वाले किसी और नाम से बुला लें, स्कूल वाले किसी और नाम से बुला लें, ठीक है। तो वही चीज़ है ना, रूप तो मोल का है पर उसको ज्ञात करने के तरीके अलग अलग है। आयतन भी दिया, भार भी दिया, तो एक बार हमने आयतन के हिसाब से मोल निकाला, एक बार हमने भार के हिसाब से मोल निकाला, पर मोल तो मोल ही होता है, उसी गैस का मोल है, उसी गैस का मोल है, तो यानी बराबर ही तो आपस में होगा। आपने जैसे इक्वेट किया, तो आपने जब इसको इक्वेट किया बेटा 5.6 अपॉन 22.4 इक्वल्स टू 8 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस, ठीक है। ये कट जाएगा 4 बार में कैंसिल आउट। सो अगर आप यहाँ से देखोगे, सॉल्व करोगे तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस का अणुभार कितना होने वाला है, 32, 8 गुना 4 32 ही होता है। पर आपको यहाँ मॉलिक्यूलर वेट नहीं पूछा, आपको क्या पूछा, वाष्प घनत्व पूछा है। तो बेटा बस इस फॉर्मूले में पुट करो, वेपर डेंसिटी, उस गैस का वाष्प घनत्व क्या हो जाएगा, अणुभार 32 आ चुका है बटा 2 कितना हो जाएगा, 16। तो 16 इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आगे बढ़ते हैं, फटाफट आगे बढ़ेंगे बेटा, ठीक है, क्योंकि टाइम ज़्यादा है नहीं। नेक्स्ट
अगले क्वेश्चन में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाओ। क्या है, एक यौगिक में, फिर से देखो उसी टाइप का क्वेश्चन है, बस मैं इसलिए इसको करा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि हर क्वेश्चन में कोई ना कोई डिफरेंट लॉजिक है। कहीं पर वाष्प घनत्व तो दे रखा है, कहीं पर क्या हो रहा है, जो सरलता अनुपात जो आपने पहली बार निकाला है वो दशमलव में आ जा रहा है। तो एग्जाम में अगर ऐसा हो तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फटाफट चलते हैं। चलो, तो एक यौगिक में इतना यानी 69.5% ऑक्सीजन एवं 30.5% नाइट्रोजन उपस्थित है। यदि इस यौगिक का वाष्प घनत्व 46 है तो इस यौगिक का अणु सूत्र ज्ञात करें। ठीक है, क्लियर। तो देखो, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे एक काम करूंगा, वेपर डेंसिटी गैस का क्या दे रखा है, देखो तो 46, और ये होता किसके बराबर है, तो ये होता बेटा उसी गैस के अणुभार बटा 2 के बराबर, उसी गैस का अणुभार बटा 2 के बराबर होता है। क्लियर। देयरफॉर उस गैस का अणुभार कितना हो जाएगा, उस गैस का अणुभार कितना हो जाएगा, तो इस 2 को इधर लाके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 46 × 2 यानी कितना हो जाएगा, 92 हो जाएगा। 92 ग्राम पर मोल, 92 ग्राम पर मोल हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, तो ये तो आ गया बेटा आपका अणुसूत्र का भार, यौगिक का अणुभार मतलब अणुसूत्र का भार आ गया है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब इसमें जो है ना, एक कंपोनेंट नाइट्रोजन है, एक कंपोनेंट ऑक्सीजन है। नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है बेटा, 30.5, और ऑक्सीजन का कितना है, आप कॉपी करो ऊपर से 69.5। फिर क्या करोगे आप, इनका ग्राम परमाणु भार लिखोगे, नाइट्रोजन के लिए 14, ऑक्सीजन के लिए 16। फिर क्या करोगे आप, मोल की संख्या निकालोगे, रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स 30.5 अपॉन 14, और ऑक्सीजन को आप के लिए क्या करोगे, ऑक्सीजन का प्रतिशत बटा ऑक्सीजन का ये ही आप क्या लिखोगे, ग्राम परमाणु भार। अगर आपने इसको सॉल्व किया बेटा तो ये आपका आ जाएगा 2.18, और ये कितना आ जाएगा बेटा आपका 4.34। ठीक है, आप ऐसे कॉलम भी खींच सकते हो, 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम, ये 4 कॉलम। अब क्या करोगे, इसमें सब छोटी संख्या को मैंने बोला था कि आप चुन लो, सिलेक्ट करो, और उसी छोटी संख्या से सबको भाग दे करके सरलतम अनुपात निकाल लो। तो अगर आपने भाग दिया तो ये 2.18 अपॉन 2.18, जो कि कितना आ जाएगा बेटा, 1 आ जाएगा। तो सरलतम अनुपात आप निकाल रहे हो कैसे, तो सबसे छोटी संख्या को आप क्या कर रहे हो, सबसे छोटी संख्या चुन करके आप क्या कर रहे हो, सबसे भाग दे रहे हो। तो 4.34 अपॉन छोटी संख्या कितनी थी, 2.18। अगर आप इसको सॉल्व करोगे, ये नियरली क्या बोल रहा हूँ बेटा, नियरली बोल रहा हूँ, अप्रॉक्सीमेटली 2 आ जाएगा। मतलब सरलतम अनुपात नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का कितना आ चुका है, 1:2 आ चुका है। सरलतम अनुपात N और O यानी नाइट्रोजन ऑक्सीजन में कितना आ चुका है, 1:2 आ चुका है। मतलब यहाँ से अगर आप सूत्र निकालोगे तो फॉर्मूला NO2 आ जाएगा, और ये क्या है फिलहाल आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला है। क्लियर। अब अगर आप इस एम्पेरिकल फॉर्मूला का मास निकालोगे तो नाइट्रोजन 14 और ऑक्सीजन कितना 16 16 32, मतलब कितना हो जाएगा बेटा 46 हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये आपका 46 हो जाएगा, 46 ग्राम प्रति मोल हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये जो 46 है क्या है आपका, ये है बेटा आपका मूलानुपाती सूत्र का भार, और ये 92 के आ चुका था आपका अणुसूत्र का भार। तो क्या बेटा आप यहाँ से n निकाल सकते हो, n का मान कितना हो जाएगा, अणुसूत्र का भार 92 और मूलानुपाती सूत्र का भार 46, तो कितना हो गया, ये 2 हो गया। क्लियर है यहाँ तक, n का मान कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है, अब जैसे n का मान निकला तो क्या बेटा हम जो हमसे अणुसूत्र पूछा गया है क्या हम उसको निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते। तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ, n का मान 2 गुना, या ऐसा इनटू कर लो, हाँ ठीक है, इनटू एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या है आपका NO2 है, गुना करते ही क्या हो जाएगा बेटा N2O4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, N2O4 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, ये बातें समझ में आ रही हैं। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा इसका, डाइनाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड N2O4। क्लियर, N2O4 क्या अणुसूत्र जो आपको निकालने बोला था। ठीक है, चलो अब चलते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, और ये आपका आज का आखिरी क्वेश्चन होगा। ठीक है, इसके बाद 3 क्वेश्चन और हैं जो आपके लिए होमवर्क है। अगर आपसे बन जाता है तो अच्छी बात है, नहीं बनता है तो फिर अपन यही बैठे हुए कल सबसे पहले अपन उसी को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब चलते बेटा आज के लास्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ठीक है, और जैसे से आप नीचे आओगे वैसे वैसे क्वेश्चन आपको अच्छे लेवल का मिलेगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन क्या है, कार्बन एवं हाइड्रोजन युक्त यौगिक एक कार्बनिक यौगिक का मूलानुपाती सूत्र CH2। लो, सबसे अच्छी बात यह है कि इस बार जो है ना आपको मूलानुपाती सूत्र पहले से ही दे रखा है।
ठीक है, मूलानुपाती सूत्र आपको पहले से ही दे रखा है, ठीक है, एम्पेरिकल फॉर्मूला आपको उस यौगिक का पहले से ही दे रखा है, CH2 दे रखा है, ठीक है। अच्छा, तो अगर बेटा एम्पेरिकल फॉर्मूला दे रखा है तो क्या यहाँ से मूलानुपाती सूत्र का भार आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। क्या हो जाएगा? 14 आ जाएगा, 14 ग्राम पर मोल हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। यदि इस कार्बनिक गैस के 1 लीटर आयतन का भार, जो आपका कार्बनिक गैस है उसके 1 लीटर आयतन का भार 1 लीटर नाइट्रोजन गैस के भार के, यहाँ पे ऐसा लिख लो, 1 लीटर नाइट्रोजन गैस के भार के, छूट गया है, भार के समान है, ठीक है। तो 1 लीटर आयतन जो कार्बनिक गैस का है उसका जो भार है 1 लीटर कार्बनिक गैस के भार का मान 1 लीटर N2 गैस के भार के बराबर है। तो इस ऑर्गेनिक यानी कार्बनिक गैस का अणुसूत्र ज्ञात करें, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स में लिख रहा हूँ, क्या लिखूंगा? गैस के 1 लीटर आयतन का भार, 1 लीटर आयतन का भार किसके बराबर है बेटा? N2 गैस के। अच्छा, ये कौन सा गैस है? मैं शॉर्ट में लिखा, कार्बनिक है ना, जो आपके क्वेश्चन में दे रखा है, कार्बनिक गैस, ठीक है। N2 गैस के 1 लीटर, N2 गैस के 1 लीटर आयतन का भार आपस में क्या है? बराबर है, एक पॉइंट, ठीक है। तो अब आप खुद सोचो, अगर मैं बात करूं कि 1 लीटर N2 गैस के मोल की संख्या कितनी हो जाएगी, तो आप बोलोगे सर फिर मोल निकालने जा रहे हैं। तो 1 लीटर अगर N2 गैस के रेस्पेक्ट में बात करते हो तो N2 गैस के मोल की संख्या कितनी हो जाएगी? तो दिया गया आयतन 1 लीटर अपॉन मोलर आयतन कितना हो जाएगा बेटा? 22.4। अच्छा, भार के अनुसार अगर चलोगे तो मैं क्या लिखूंगा? N2 का भार बटा 28। क्लियर है? ये इक्वेशन आपको क्या क्लियर हो रहा है? बोलोगे सर ये क्या है? अरे बेटा मैंने क्या बोला था, रूप एक ही है मोल पर नाम अनेक हैं, इसके सूत्र अनेक हैं। पहला बार हमने ये जो लिखा 1/22.4 ये आयतन के अनुसार मोल निकाला है, 1 लीटर आयतन दिया था उससे मोल निकाला। और दूसरा जो ये बोला है 1 लीटर आयतन का भार, तो भार को हमने बोला W, भार को W मान लो, नहीं दिया तो W मान लिए, बटा अनुभार कितना 28 होता है। अब उसी तरीके से अगर मैं 1 लीटर कार्बनिक गैस की अगर मैं बात करूं तो इसका मोल ऑर्गेनिक गैस OG कार्बनिक गैस निकाल सकते हो। तो ये चीज मैं आपको पहले बोला था बेटा कि जब आयतन क्या हो जाए, एक समान हो जाए, या जो आयतन का अनुपात होता है वही आपके मोल का अनुपात होता है। आयतन बराबर मोल भी क्या हो जाएगा? बराबर। तो क्या आप उस गैस का 1 लीटर आयतन को मोल में बदल सकते हो? बिल्कुल, दिया गया आयतन बटा मोलर आयतन बराबर। अगर आप इसी मोल को यानी कि इस कार्बनिक गैस के मोल को अगर भार के अनुसार लिखना चाहो तो क्या लिखोगे? वेट ऑफ ऑर्गेनिक गैस, यानी 1 लीटर जो आपका कार्बनिक गैस है उसका आपने यहाँ क्या लिखा है? भार लिखा है। यहाँ पर 1 लीटर जो आपका नाइट्रोजन गैस था यहाँ पर उसका आपने भार लिखा है। क्लियर? अपॉन नीचे क्या हो जाएगा? तो वही तो हम देखने जा रहे हैं, ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑर्गेनिक गैस, ठीक है। अब देखो, अगर आप इन दोनों को बेटा मिला दोगे, इन दोनों को अगर आप मिला दोगे तो दोनों के मोल की संख्या तो बराबर है, दोनों के मोल की संख्या तो बराबर है। क्यों बराबर है? दोनों की मोल की संख्या क्यों बराबर है? इसलिए है बेटा क्योंकि दोनों का आयतन बराबर है, 1 लीटर 1 लीटर, बात बराबर। आयतन जब बराबर होता है तो मोल भी क्या होता है? बराबर ही होता है। अणु की संख्या भी क्या होती है? बराबर ही होती है, मैंने आपको पढ़ा रखा है। तो अगर दोनों का मोल बराबर है तो आप इक्वेट करोगे, ठीक है। क्या हो जाएगा बताओ? W ऑफ N2 अपॉन 28 इक्वल्स टू W ऑफ OG ऑर्गेनिक यानी कार्बनिक गैस की भार बटा कार्बनिक गैस का अनुभार। क्या आप देखो यार, LHS बराबर है, बार बार मैं एक ही चीज नहीं बताते रहूंगा, ठीक है। LHS अगर इक्वल है तो ऑब्वियसली क्या होगा? RHS भी बराबर ही होगा। ध्यान से देखा करो लेक्चर को, RHS भी क्या होगा? बराबर ही होगा, ठीक है। अच्छा, एक और चीज देखो, तो यहाँ पर दिया ना 1 लीटर आयतन का भार, 1 लीटर आयतन का भार यानी कि नाइट्रोजन का जितना भार है उतना ही क्या है? कार्बनिक गैस का भार है। तो बेटा ये भार तो कट जाएगा क्योंकि बराबर है, ऊपर क्वेश्चन में दे रखा है। तो मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा कार्बनिक गैसेस का? ठीक है, कितना हो जाएगा बताओ जल्दी से? 28। अणुभार कितना हो जाएगा बेटा कार्बनिक गैस का? 28 हो जाएगा। क्लियर? अणुभार कार्बनिक गैस का कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा, ठीक है। अणुभार आ गया और आपने मूलानुपाती सूत्र का भार 14 निकाल रखा है। तो
तो अब खुद सोचो कि क्या यहाँ से n का मान आ जाएगा। अब मैं अगर अगला स्टेप लिखूँ, क्या यहाँ से n का मान आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। n का मान हो जाएगा बेटा अनुसूत्र का भार, जो कि अभी आपने निकाला है कितना, 28, अपॉन मूलानुपाती सूत्र का भार कितना, 14, यानी n का मान कितना आ गया, 2 आ गया। क्लियर है यहाँ तक? आपसे पूछा क्या है, गैस का अनुसूत्र पूछा है। तो बस अब हम क्या करने वाले हैं, देयरफॉर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है बताओ, n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला, यही होता है ना। और एम्पेरिकल फॉर्मूला यानी मूलानुपाती सूत्र कितना है, देखो तो CH2, ये आपको दे रखा था पहले, CH2 है। अब बस क्या करना है, यहाँ से आप वैल्यू को फाइंड आउट करो, ठीक है, पुट करो। तो n का मान 2 आ गया था, और अभी अभी आप निकाला मूलानुपाती सूत्र ऊपर दे रखा है, CH2 है। तो कुल मिलाकर के अणु सूत्र क्या हो जाएगा बेटा, C2H4, C2H4, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलो, तो ये आपके 6 क्वेश्चन सॉल्व हो गए, हमने थ्योरी भी कंप्लीट कर लिया, 6 क्वेश्चंस भी हो गए, ठीक है। बड़े ध्यान से देखोगे आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी, ठीक है। इसके नीचे मैं अगर स्क्रॉल कर रहा हूँ, पर्पस क्या स्क्रॉल करने का, इसके नीचे देखो क्वेश्चन नंबर 7 है ये, जो कि मैं अभी नहीं करवाया हूँ, ये आपके लिए होमवर्क है, ट्राई करना एक बार। क्वेश्चन नंबर इसके नीचे 8 है, ठीक है, ये भी आपके लिए है, और क्वेश्चन नंबर 9 है, ये भी आपके लिए। बस ये 3 क्वेश्चन, 9, 8, 7, ये 3 क्वेश्चन आपको करने हैं, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन आप कोशिश करोगे सॉल्व करने का, ठीक है। और फिर हम अपन कल मिलेंगे, कल की क्लास में मिलेंगे। तो सबसे पहले मैं ये 3 क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करूँ, तो ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छे हैं बेटा, ये आपसे सॉल्व होना चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा हाई है, हाई लेवल का है, पर आपसे सॉल्व होना चाहिए। नहीं भी करते कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पर सबसे पहले मैं कल इन क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा, और उसके बाद अपन बेटा कल शुरू कर देंगे बिलियन में मोल संकल्पना। क्या शुरू कर देंगे? बिलियन में मोल संकल्पना, ठीक है। सो टिल देन, टिल टुमारो, अगली क्लास तक, बाय बाय, टेक केयर, एंड बेटा पढ़ाई करते रहें, ठीक है। चलिए।